ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पहले बहुत अमीर था, बट अपने भाई के धोखा देने के वजह से वो अपना बिलियन ऑफ वेल्थ, अपने लव्ड फैमिली मेंबर्स और यहाँ तक कि अपने दोनों पैरों को भी खो देता है। और अचानक से वो रियलाइज करता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई से हर चीज का बदला लेगा, वो भी एक गेम के थ्रू, जो कि आगे चलकर रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है और हम मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसकी आंख हॉस्पिटल के बेड पे खुलती है, जो कि सांस नहीं ले पा रहा था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो अभी कहाँ है और वो अब तक मरा क्यों नहीं है। वो शीट्स को अपने पैरों पे से हटाता है और रियलाइज करता है कि उसके लेग्स अभी भी मिसिंग है। ये देख के वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है या अभी समय क्या हो रहा है। उसी समय एक हाई स्कूल गर्ल उस रूम में एंटर करती है जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई है और वो डरते हुए आके उसे हग कर लेती है और उसे अपना भाई बुलाती है। वो कसम खाती है कि वो उस ड्राइवर को ढूंढ कर रहेगी जो उसके भाई को ठोक के चला गया और अपने भाई को जस्टिस दिलाएगी। तभी वो उसे गले लगा लेता है उसे शांत करने के लिए। तभी वो रियलाइज करता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। अपेरेंटली हमारा मेन कैरेक्टर शेंग चिंग लगभग 1 साल टाइम में पीछे आ गया है, जब उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो अपने लेग्स खो चुका था। शेन अपने कंट्री में यंगेस्ट बिलियनियर और राइजिंग सन इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन है, पर उस क्रैश में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और उसका सो कॉल्ड ब्रो तिन काई, जिस पे शेन ट्रस्ट करता था, वो शेन से कई बार मिलने भी आता था, वही शेन का दुश्मन निकला। शेन की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसने राइजिंग सन इंटरनेशनल ग्रुप पर कंट्रोल हासिल कर लिया और तो और उसने शेन की बहन से शादी करने की भी धमकी दी, कहकर कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो शेन का इलाज भी नहीं करवाएगा। वो जग तो शेन के सामने उसकी बहन को किस तक कर गया और बेचारा शेन ये सब हेल्पलेसली देखता रहा और आंसू बहाता रहा। इस दौरान एक गेम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डिवाइन पाथ, जो कई देशों के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया था 100% रियलिज्म के साथ। इस गेम में रियल मनी को इन गेम करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता था और जैसे ही गेम लॉन्च हुई वो ग्लोबल सेंसेशन बन गई। इस गेम की एक खास बात ये थी कि जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स तुम गेम में गेन करते हो वो तुम्हारी रियल लाइफ एबिलिटीज को अफेक्ट कर सकती थी। ये शन के लिए अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका हो सकता था, पर उस वक्त शन के पास पैसे नहीं थे। सब कुछ तिन काय ले चुका था और शन बिल्कुल कंगाल हो चुका था और उसके बाद कोई कैश नहीं बचा था। शन के पास अच्छे रिसोर्सेस लेने का पैसा नहीं था और उसका गेम में मेडियोकर रहना तय था। तभी वो स्नेक तनकाई पैसे में डूबा हुआ था। वो पैसा जो पहले शन का था, वो कमीना पैसे उड़ा रहा था सबसे बेस्ट रिसोर्सेस और स्टैट्स सिक्योर करते हुए। एक दिन शन ने उस कमीने को एक रूम में बुलाया जहां उसने पहले से ही एक्सप्लोजिव्स लगा रखे थे, सब कुछ खत्म करने के इरादे से। तेनकाई को अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही शन ने ट्रिगर दबाया, पूरा रूम फट गया और वहां वो खत्म हो गया। पर तेनकाई को एक खरोच भी नहीं आई। वो वहां खड़ा शन का मजाक उड़ा रहा था और उसके लास्ट सांसें लेते वक्त उसके बॉडी पर पैर रखकर उसे आखिरी बार ह्यूमिलिएट कर रहा था। आज के वक्त में शन वापस उस मोमेंट पर आया जब उसने अपने पैर खो दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे या क्यों, पर उसके पास दूसरा मौका है और इस बार वो इसे गंवाने वाला नहीं है। वो अब बस सब कुछ ठीक करना चाहता है जो पहले नहीं कर पाया। अपनी नन्ही बहन का बड़ा भाई होने के नाते वो उसकी और उनके माँ बाप की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाता है। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो काय को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहता है। उसने फैसला किया कि गेम अभी लॉन्च ही हुआ है और लोगों को इस बात का पता लगने में 1 महीना लगेगा कि गेम असली दुनिया पर असर डाल सकता है। इस महीने में उसके पास सिर्फ एक ही चांस है टेबल्स पलटने का। वो अपनी छोटी बहन से कहता है कि वो उसके लिए गेमिंग पॉड ले आए ताकि वो गेम शुरू कर सके। लड़की हैरान हो जाती है और सोचती है उसके बड़े भाई को क्या हो गया है। जब ये बात हो रही होती है तब काय वहां आ जाता है जैसे वो दुनिया का सबसे केयरिंग इंसान हो जो शन की फिक्र करता है। वो उससे कहता है कि अगर वो गेमिंग में एडिक्टेड हो गया तो कौन उसके कंपनी का ख्याल रखेगा। शन उसे देखते ही गुस्से से भर जाता है पर अपने इमोशंस छुपा लेता है और बेपरवाह बन के बोलता है कि वो तो बस बोर हो रहा है क्योंकि वो बेड पे मजबूर है। काय को लगता है कि अगर शन गेम में घुसा रहेगा तो उसके लिए उसकी कंपनी पर कब्जा करना और भी आसान हो जाएगा
वो शन को कहता है कि उसका गेमिंग पॉड बस आने ही वाला है और उसे कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका ध्यान रख रहा है। शन देखता है कि वो उसकी बहन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और तुरंत बोलता है कि उसकी छोटी बहन जियाओ तोंग उसके साथ रात को रुकेगी क्योंकि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। काय थोड़ा सा डिफीटेड महसूस करता है पर कुछ नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। उसके निकलने के बाद वो शन को विंडो से देखता है और सोचता है कि ये आदमी कैसे बच गया। वो अपने हिटमैन को गाली देता है जो शन को मार नहीं पाया और सोचता है कि अगले टाइम एक ऑयल टैंकर हायर करने का। हॉस्पिटल के रूम में शन अपनी बहन तोंग से कहता है कि वो उसके पैसे गेम में ट्रांसफर कर दे और कंपनी के सारे स्टॉक्स बेच दे। तोंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है क्या उसका भाई सही है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है, बस एक बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। 3 घंटे के बाद उसका इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव गेमिंग पॉड आ जाता है जिसका प्राइस टैग 500 मिलियन का होता है। वो उसमें घुस जाता है और गेम शुरू होता है। गेम में घुसते ही वो महसूस करता है कि उसके पैर फिर से मूव हो रहे हैं और वो एक्साइटेड हो जाता है। गेम के शुरू में उसके पास चॉइसेस आती है वॉरियर, मेज, रेंजर, असासिन, प्रीस्ट, नाइट और समनर बनने की। वो रेंजर का क्लास चूज करता है क्योंकि वो इसमें पहले से ही फेमिलियर है। उसका अवतार चेंज होता है और वो अपने आप को सुपर पावरफुल महसूस करता है। उसे प्रीमियम यूजर होने के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है एल्फ ब्लड लाइन के एपिक इफेक्ट के साथ और एक स्किल बुक रिवॉर्ड भी मिलता है वीकनेस डिटेक्शन के साथ। वो इस रिवॉर्ड को देख के बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी पहली लाइफ में इस स्किल को मास्टर कर चुका था। प्रीमियम गेमिंग पॉड के साथ उसे एक स्पेशल चेस्ट भी मिलता है पर उसे खोलने के लिए 50 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। वो सोचता है कि क्या उसे ये चांस लेना चाहिए या नहीं, या फिर काई बाद में वैसे भी इसे खर्च कर लेगा। बेस्ट रिचार्ज करने पर उसे एक इवॉल्व एवरीथिंग का रिवॉर्ड मिलेगा जो देखकर वो शॉक्ड और एक्साइटेड दोनों हो जाता है। ये रियर डिवाइन टैलेंट कुछ ऐसा है जो आसानी से 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में नहीं मिल सकता। टैलेंट की डिटेल्स पढ़ते ही वो खुशी से भर जाता है और सोचता है ये सच में गेम चेंजिंग है। जब दूसरे प्लेयर सिर्फ सिल्वर और ब्रोंज आइटम गिराएंगे, शन को गोल्ड और उससे भी अच्छी आइटम मिलेंगी। उसका खर्च किया पैसा इसके लायक था क्योंकि अब वो किसी को भी अपने पैर के नीचे कुचल सकता है। वो गेम में जल्दी से मॉन्स्टर्स को मारने का सोचता है अपने स्किल्स की पावर को टेस्ट करने के लिए, पर ये एबिलिटी 24 आवर्स की कूल डाउन मांगती है। अपनी तैयारियां करने के बाद वो गेम में एंटर होता है। उसका पहला टारगेट है अपनी किस्मत बदलना। गेम में एंट्री करते ही वो बिगिनर्स विलेज में होता है और जो देखता है उसे देखकर चौंक जाता है। उसने सोचा था कि वो अकेला ही अमीर होगा गेम में, पर यहाँ काफी सारे अमीर लोग दिख रहे हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है लोगों को चिकन का पीछा करते हुए देखकर। वो कुछ रैंडम लोगों से पूछता है कि क्या चिकन मारने से पॉइंट्स मिलते हैं। उसके लिए ये थोड़ा शॉकिंग होता है और वो सोचता है कितने सिली है ये लोग। वो सोचता है कि हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना चाहिए अपने पहले गोल को अचीव करने के लिए। वो वहां से निकलने का फैसला करता है क्योंकि न्यूबी जोन, बॉस को मारना और फिर रिवॉर्ड लेना उसका प्रायोरिटी है। वाइल्ड में एंटर करते ही उसे एक वार्निंग मिलती है कि मॉन्स्टर्स यहाँ डेंजरस हैं, पर वो इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे जल्दी मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करना है। बॉस पर पहला किल करने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कोई और छीन नहीं सकता। वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है बैटल के लिए तैयार होने के लिए। उसकी इन्वेंट्री में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो अभी प्रैक्टिकल वैल्यू में नहीं है। उसे लगता है कि अगर ये आइटम्स इवॉल्व हो सकते हैं तो उसका गेम प्ले यूनिक बन सकता है और वो औरों से अलग बन सकेगा। एडिशनली इवोल्यूशन एबिलिटी सिर्फ एक बार दिन में यूज हो सकती है, तो उसे लगता है कि अगर यूज नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगा। वो सोचता है कि क्या उसकी इन्वेंट्री में कोई और चीज है जिसमें एवोल्यूशन का ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। तभी उसको अपने एल्फ ब्लड लाइन स्किल का याद आता है और वो जल्दी से उसको इवॉल्व करता है। थोड़े फ्लैशी एनिमेशंस के बाद एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। शन सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि उसका स्किल ब्लड लाइन भी इवॉल्व हो सकता है और अब ये स्ट्रेंथ्स के साथ मॉन्स्टर्स को मारना आसान हो गया है। तभी उसको एक भेड़िए की हाउल सुनाई देती है और वो उसको लोकेट करने का सोचता है। वो डिस्कवर करता है कि दूसरे प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को टीम में अटैक कर रहे हैं बेटर सेफ्टी के लिए, लेकिन इस टीम से एक क्रिटिकल एरर हो गया है क्योंकि वुल्फ्स हमेशा पैक्स में ट्रैवल करते हैं और अब टीम हंग्री वुल्फ से घिरी हुई है। कुछ ही वक्त में सबको वुल्फ्स मार देते हैं।
तभी शन पीछे से चुपके से अपने एरो से वुल्फ पे अटैक करता है और एडिशनल 100 लाइफ पॉइंट्स गेन करता है और उसको वुल्फ मीट भी मिलता है जो एक हीलिंग आइटम है। जैसे ही वो लेवल अप करने वाला होता है और वुल्फ्स उसको देख लेते हैं और उस पे हॉलिंग शुरू कर देते हैं। ये देख के वो डिसाइड करता है कि उसने ऑफेंसिव स्किल तो टेस्ट कर ही लिया है, तो अब कुछ और चीजें भी टेस्ट करनी चाहिए। वो भागना शुरू करता है और रियलाइज करता है कि उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई है। अब वो बिना किसी एडिशनल इक्विपमेंट के वुल्फ्स को आउटरन कर सकता है और ये सब उसकी एल्फ ब्लड लाइन स्किल की वजह से है। वो मुड़कर देखता है और सोचता है कि वुल्फ्स ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया है, लेकिन जल्दी से रियलाइज करता है कि वो बफेलो जोन में एंटर कर गया है। ये लेवल ज्यादा डिफिकल्ट है और इसमें लेवल 5 मॉन्स्टर्स हैं। तभी उसके पीछे एक लड़की कहती है, हे हैंडसम। उस लड़की ने उसको टीम ज्वाइन करने के लिए पूछा और कहा कि वो लोग बफेलो मॉन्स्टर्स को हंट करने का प्लान बना रहे हैं। वो कहती है जब सर्वर ओपन हुआ है वो पहले लोग होंगे जो इस एरिया तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसकी टीम में एक रूड इंसान कहता है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ लेवल 2 है और उनको सिर्फ पीछे ही खींच के रखेगा। शन उनके साथ रहकर थोड़ा अनईजी फील कर रहा है और उनसे कहता है कि वो दूसरी जगह जा रहा है। एक पर्पल बालों वाला लड़का उसे बेवकूफ बोलता है, पर शन इंसिस्ट करता है कि उसे अकेला रहना ही पसंद है। ब्लू वालों वाला लड़का उसे वार्न करता है कि अगला एरिया और भी डेंजरस है और कोई भी कभी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वो शन से पूछता है क्या उसे मरने का पेनल्टी पता है। शन मजाक में कहता है कि वो एक लो लेवल नूब है जो अभी तक मरा नहीं है, क्या वो बुढ़े उसे सिखाना पसंद करेंगे। ब्लू हेड उसका बेट ले लेता है और समझाता है कि अगर वो मर गया तो उसका सारा गोल्ड और इक्विपमेंट खो जाएगा और गेम में मरने का दर्द भी असली है। इसके अलावा उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी आधे कट हो जाएंगे। शन उसका बहुत कैजुअली शुक्रिया अदा करता है और उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। तभी एक लड़की सजेस्ट करती है कि उसे अपने साथ ले जाएं क्योंकि अकेला रहना उसके लिए डेंजरस है, लेकिन अगली लड़का उसे रोकता है और कहता है अगर ये बेवकूफ मरना चाहता है तो मरने दो और अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। शन अब एक बड़े केव में जाता है जो खोपड़ियों और हड्डी से भरा होता है और ये देख के उसे अपने जान का डर लगता है। केव के अंदर एक बड़ा सांप शांति से सो रहा होता है जब तक शन उसे डिस्टर्ब नहीं करता। शन अपना एक स्किल यूज करता है और देखता है कि ये एक लेवल 10 बॉस जायंट स्नेक किंग है। वो सांप का एक वीक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करता है जो उसके गर्दन के पीछे है। लेवल 2 पर होते हुए भी वो एक एल्फ किंग का खून यूज करता है जो उसका हेल्थ हर बॉस से भी ज्यादा कर देता है। फियरलेसली वो अपने एरो को बो पर लगाता है और सांप पर एम करता है, पर सांप बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है जो उसके लिए बॉस को हिट करना मुश्किल बनाता है। वो सांप पर अटैक करता है लेकिन रियलाइज करता है कि अटैक पावर काफी कम है। खुशकिस्मती से उसकी स्पीड काफी फास्ट है और ये स्लो मूविंग मॉन्स्टर को उसके लिए डिफीट करना मुश्किल नहीं है। वो सांप के बैक पर शूट करने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर अपने वीक स्पॉट को डिफेंड करता है। फिर शन को किंग के ब्लड स्किल के अटैक और स्पीड बूस्ट मिलता है और वो सांप के वीक स्पॉट को फाइनली स्ट्राइक कर लेता है, जिसके जवाब में सांप अपना ट्रम्प कार्ड के तौर पर जहरीला स्मोक रिलीज करता है। जहर उसका एचपी कम कर रहा है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे क्योंकि इस रेट पर उसे 2.5 मिनट में दोबारा शुरू करना पड़ेगा। सांप ऊपर चढ़ने लगता है जो दिखाता है कि वो अपने ऊपर हिट होने के चांसेस कम कर रहा है और उसे वियर आउट करना चाहता है। शन सांप से कहता है कि उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया और एक और तीर चला देता है जो सांप को 150 डैमेज देता है। अब मॉन्स्टर स्वेटिंग कर रहा है और ज्यादा हिट्स झेल नहीं सकता। अब एक क्रिटिकल हिट का वक्त है और वो सोचता है कि अगर 2 मिनट काफी है इसे खत्म करने के लिए एक और क्रिटिकल हिट, पर सांप सिर्फ अपनी टील से अटैक करता है ताकि वीक स्पॉट को बचाए, पर ये शन को अटैक करने से रोक नहीं पाता। वो अपने अपोनेंट को मारते रहता है और अगली क्रिटिकल हिट सांप के पीठ पर लगती है जो और ज्यादा डैमेज करती है क्योंकि शायद पीठ ज्यादा वल्नरेबल है। जब वो दोबारा अटैक करने वाला होता है सांप हंसने लगता है और वापस अटैक करके उसके सामने रॉक्स का एक वॉल क्रिएट कर देता है और पॉइजन को दोबारा रिलीज करता है। शन का करंट एचपी 600 है और वो 20 एचपी पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है। उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर वो एचपी डबल भी हो जाए तो भी शायद जहर से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब उसको वुल्फ मीट याद आता है जो उसने एक वुल्फ को मारकर लिया था। उसे खाकर उसका एचपी
20 HP पर सेकेंड रिस्टोर होने लगता है। वो जहर को क्योर नहीं करता, लेकिन उसका HP रिडक्शन काउंटर अटैक करता है। अगले 20 सेकंड में आउटकम डिसाइड होने वाला है। शेन का पावर बढ़ता जाता है और वो सांप की आंख पर अटैक करने का डिसाइड करता है। वो सांप को आंख पर हिट करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके नेक पे स्ट्राइक करता है। नेक पर हिट के बाद सांप गुस्से में शेन पर चीखता है और वो एक और एरो चलाता है जो पहले वाले एरो को स्प्लिट करता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद शेन का HP 0 हो जाता है। जब मॉन्स्टर मरता है उसे एक विक्ट्री अवार्ड मिलता है और उसकी पॉइजनस स्टेटस रिमूव हो जाती है। उसके अचीवमेंट्स को पूरे सर्वर पर अनाउंस किया जाता है और उसे ग्लोरी बोर्ड पर जगह मिलती है। शेन से पूछा जाता है कि वो अपना ID हाइड करना चाहता है, लेकिन वो चूज करता है कि वो अपना नाम शो करेगा क्योंकि अब तक वो छुपा रहा था। वो अपना अल्टरनेट नाम चियो जू वांग यूज करता है और पूरे गेम वर्ल्ड में उसके अचीवमेंट को अनाउंस किया जाता है। सब लोग इरिटेट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लेवल 3 पे कौन बॉस को सोलो मार सकता है। इस वक्त वही ट्रायो दिखाई देता है जो एक लो लेवल मॉब को मार चुकी है, पर सोच रही है यही रियल बॉस मॉन्स्टर है। फैटी अपने ब्लू हेड फ्रेंड से पूछता है कि इस मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड क्या मिलेगा और वो एक्साइटेडली कहता है कि हाई लेवल इक्विपमेंट मिलना चाहिए। वो अपने लीडर से तारीफ पाने के लिए एक्साइटेड है, पर उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है जो कहता है कि प्लेयर चियाओ जू वैंग उसने जायंट स्नेक किंग को हरा दिया है और 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स और चेस्ट जीता है। ये दोनों लोग अपने आप को बेवकूफ फील करते हैं जब रियलाइज करते हैं कि जो उन्होंने मारा वो बॉस नहीं था। और उनके लिए और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई और है। दूसरी तरफ शेन तुरंत 5 लेवल्स जंप कर लेता है और हाई रिवॉर्ड जीतता है। उसे 30 और पॉइंट्स मिलते हैं जो वो एजिलिटी में डाल देता है, जो उसके अटैक पावर और इवेजन को बढ़ाते हैं। अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड में भी मेजर गेन्स लाते हैं। ये विक्ट्री उसके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट है। वो लूट चेक करता है जो उसको उसके किल से मिली है और देखता है कि उसको 10 सिल्वर कॉइन्स मिले हैं जो मैजिकली 10 गोल्ड कॉइन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। शेन एक बिगिनर एरिया में 10 गोल्ड कॉइन्स पाके खुद को एक टाइकून फील करता है। इस वक्त कहीं और बफेलो हंटर्स सिर्फ एक ब्रोंज कॉइन पाते हैं पूरे दिन के ग्राइंडिंग के बाद, जो उन्हें अनफेयर लगता है और वो सोचते हैं कि ये गेम कितना ट्रैश है। शेन का बॉडी गोल्डन ग्लो इमेट करने लगता है जो उसके एवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकता है। उसने एक रेयर आइटम गेम में डिस्कवर किया, एक क्रिस्टल कॉइन जो NPC से स्पेशल और अननोन आइटम्स खरीदने में यूज हो सकता है और NPCs को देने पर फेवरेबिलिटी भी बढ़ा सकती है। उसने अपने पिछले जीवन में इसके बारे में सुना था पर कभी देखा नहीं था, लेकिन उसे पता था ये काम आएगा। उसने आइटम्स अपने बैकपैक में स्टोर किए और नए आइटम्स खोलना शुरू किए। अगला आइटम उसको एक सिल्वर वन हैंड स्वॉर्ड मिला जो एक सांप के शेप का था, लेकिन एक आर्कर के लिए ये बेकार था क्योंकि वो बो यूज करता था। तो उसे बेचने का डिसाइड किया ताकि वो और पैसे और पॉइंट्स कमा सके। अगला आइटम एक आजूर स्केल आर्मर था जिसका नॉर्मल क्वालिटी वर्जन कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं लाता, सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स बोनसेस होते हैं। लेकिन ये सिल्वर लेवल 1 है और शील्ड इफेक्ट भी देता है, लेकिन लेवल 10 का रिक्वायरमेंट है। ये उसके मूड को थोड़ा खराब करता है, लेकिन उसके पास सिल्वर चेस्ट है जो उसने जीता है और वो सोचता है कि उसमें क्या हो सकता है। जब वो चेस्ट खोलता है तो उसे 7 स्टार चेन एरोज मिलती है जो 50 मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम करती है और टारगेट पर 7 एरोज लगातार शूट करती है। हर एरो 1% टारगेट के मैक्सिमम हेल्थ के इक्वल ट्रू डैमेज देती है, पर इसमें भी लेवल 10 का रिक्वायरमेंट है। ये रेयर आइटम देखकर शेन खुशी से उछलता है और सोचता है कि ये स्किल गॉडली और आर्कर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, पर ये स्टूपिड रिक्वायरमेंट्स उसे इरिटेट करती है। लेवल 10 तक जाने पर उसका डैमेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे जल्दी लेवल अप करने की जरूरत है। जब वो केव में लेवल अप हो रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। वो एक रॉक के पीछे देखता है और वहाँ एक लड़की होती है जो उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है और उसे जायंट स्नेक से बचाने को बोलती है। उसका नाम लेडी गो होता है जो एक NPC कैरेक्टर है जो प्लेयर्स को हिडन क्वेस्ट देती है। शेन कहता है जायंट स्नेक अब चला गया है तो वो बाहर आ सकती है। वो अपना पैर दिखाती है जो इंजर्ड होता है और कहती है कि वो नहीं चल सकती, तो उसे बाहर ले जाने को कहती है। शेन थोड़ा फ्लस्टर्ड लगता है पर उसके पास और ऑप्शन नहीं होता। जब वो उसे बाहर ले जाता है
तो वो शन का चेहरा जेंटली स्ट्रोक करती है और फ्लर्ट करते हुए थैंक्स कहती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। पर जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम बोलती है वो उसे जमीन पर गिरा देता है। गू सेडेक्टिवली कहती है कि उसके पास रिपे करने के लिए सिर्फ उसका बॉडी ही है। वो उससे पूछती है वो क्या चाहता है, लेकिन वो चीखता है कि वो अपना बिहेवियर बंद करे। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसको एक ब्लैक मून ब्लेड ऑफर करती है, लेकिन शन उस झांसे में नहीं आता। वो उसे हिडन क्लास देने के लिए कहता है, लेकिन गू बेवकूफ बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो किस हिडन क्लास की बात कर रहा है, लेकिन वो उसके साथ मजे नहीं कर रहा होता और उसको धमकाता है। वो कहता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसकी 15 साल की बेटी को ढूंढने पे मजबूर हो जाएगा। गू ये धमकी सुनकर डर जाती है और मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसको हिडन क्लास तक ले जाती है। वो उसको हिडन क्लास ट्रायल दिखाती है और कहती है कि अगर वो पास हो गया तो उसको हिडन क्लास मिल जाएगी। ये देखकर वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो उसे रोककर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि इतनी जल्दी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। उसके इस जवाब पर शन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछता, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसके होश उड़ा देता है। उसको एक शैडो हंटर ट्रायल मिलता है जो मुश्किल लेवल का है, जिसमें फेल होने पर हमेशा के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है। शन को मुश्किल लेवल से डर लगता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। वो गू का सामना करता है और पूछता है कि क्या ये कोई गलती हुई है। वो सिर्फ लेवल 7 पर है, उसको तो नॉर्मल और बिगिनर लेवल मिलना चाहिए था। ये लेवल तो उसे मार देगा। उसका पैर फंस गया है और वो बाहर भी नहीं निकल सकता। गू हंसती है और कहती है कि उसने उसकी बेटी पे अपने प्लान्स बनाने की हिम्मत कैसे की। वो कहती है कि उसका यहाँ एंड है। शन एक सिस्टम पैनल देखता है जो कहता है कि गू का फेवरेबिलिटी 0 पे पहुंच गया है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद उसके पास अब भी एक मौका हो अगर वो फेवरेबिलिटी इम्प्रूव कर ले, इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए। पोर्टल खुलने लगता है और वो अब कुछ नहीं कर सकता। गू कहती है कि वो पास करेगा या नहीं ये उसके स्किल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वो कहता है कि उसके स्किल्स को अंडर एस्टिमेट ना करे और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो उसकी बेटी को ढूंढेगा। पोर्टल दूसरे दुनिया के आसमान में खुल जाता है। वहाँ हर जगह रेत है और उसे समझ नहीं आता कि पागल पोर्टल ने उसको कहाँ ले आया है। उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है जो कहता है कि वो डिफिकल्ट लेवल का शैडो हंटर ट्रायल है। उसका ट्रायल शुरू होता है और शन समझ जाता है कि ये सीरियस है, या तो पास होगा या मर जाएगा। अचानक उसको रेत से एक सींग जैसी चीज निकलती हुई नजर आती है। इससे पहले कि वो अच्छे से देख पाता, वो सींग फैलता है और शन को लपेट लेता है। एक बड़ा भयानक रेत का कीड़ा जमीन से निकलता है जिसका मुंह बड़े बड़े सींगों वाले दांतों से भरा होता है। शन सोचता है कि क्या ये ट्रायल एनिमी का है। वो वीकनेस डिटेक्शन एक्टिवेट करता है और देखता है कि उसका लेवल 5 है। डिफेंस रेटिंग 30 है, 2000 हेल्थ पॉइंट्स है और मूवमेंट स्पीड 11 है। उसका वीक पॉइंट उसके मुंह के सेंटर में है। शन समझ जाता है कि ये सैंड वर्म हाई लेवल का नहीं है, लेकिन इसका स्किन टफ और मोटा है। वो कीड़े के मुंह के सेंटर पर अटैक करता है और एक तीर छोड़ता है। हेल्थ -130 हो जाती है। अगर हर तीर उसके मुंह में लगे तो उसका जीतना पक्का है। सैंड वर्म सीधा शन पर अटैक करने आता है जो उसको अजीब लगता है क्योंकि उसका प्लान कीड़े के मुंह के सेंटर पर टारगेट करने का है। अटैक को डॉज करते हुए शन को एक झटका महसूस होता है। उसको ये रियलाइज होता है कि अगर डायरेक्ट हिट लगता है तो ये टक्कर उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, शायद उसको तोड़ भी सकता था। सैंड वर्म जमीन में घुस जाता है और पीछे एक बड़े होल छोड़ जाता है। ये देखकर शन को चिंता होती है कि अब उसके मूवमेंट्स के जमीन के नीचे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। होल के अंदर झांकते हुए वो कीड़े की सरप्राइजिंग एजिलिटी को नीचे देखता है। जब वो दोबारा सरफेस करेगा, शन के पास सिर्फ 1 सेकंड होगा रिएक्ट करने का। शन को शक है कि वो हर अटैक डॉज कर पाएगा, इसीलिए उसको एक मजबूत जगह ढूंढनी है जहां से वो अपनी वल्नरेबिलिटी कम कर सके। वो आसपास देखकर एक रॉक आउटक्रॉप देखता है जहां से वो स्टैंड ले सकता है। उसके करीब एक टावर दिखाई देता है और वो फैसला करता है कि ये उसके अटैक के लिए एक आइडियल वेंटेज पॉइंट होगा। लेकिन उस टावर तक पहुंचने से पहले ही सैंड वर्म जमीन से निकल आता है।
शन इस मौके का फायदा उठाते हुए कीड़े को मल्टीपल स्ट्राइक्स करने का फैसला करता है जब तक उसके पास मौका है। शन के अटैक्स सैंड वॉर्म की हेल्थ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। ये क्रिएचर भले ही भयानक है, लेकिन ये लड़ाई मैनेजेबल बन जाती है जब तक शन को नीचे से अटैक नहीं किया जाता। लेकिन जब शन हवा में होता है तो वो वॉर्म उस पर सैंड स्पिट अटैक करता है। ये अचानक अटैक उसे चौंका देता है और उसकी हेल्थ -52 तक गिर जाती है। उसकी विजन अब 50% कम हो गई है और उसकी अटैक एक्यूरेसी भी 30% कम हो गई है। ये कर्स्ड वॉर्म ने शन को अंधा कर दिया है और अगर इस वक्त उस पर एम्बुश होता तो शायद वो बच नहीं पाता। उसे जल्दी से पिलर तक पहुंचना जरूरी है। जब वो अपने तीर चला रहा होता है तो वो टावर के अगेंस्ट पुश हो जाता है। वॉर्म को देखे बिना शन सिर्फ अंदाजा लगा के शूट कर रहा है। एक हिट लेने के बाद वॉर्म फिर से जमीन के अंदर घुस जाता है। पहले के कुछ एरोस जो टारगेट पे लगे और नीचे से 2 एम्बुशेस होने के बाद ये साफ है कि वॉर्म के अटैक्स का पैटर्न काफी प्रिडिक्टेबल है। एक बार इस पैटर्न को समझने के बाद अटैक्स को डॉज करना और काउंटर अटैक करना आसान हो जाता है। जैसे ही ब्लाइंडिंग इफेक्ट कम होता है, शन का विजन क्लियर हो जाता है और ये सही वक्त है पलट कर अटैक करने का। वो वॉर्म को उकसाता है, उसे सरफेस पर आने के लिए मजबूर करता है। क्रिएचर जमीन से एकदम से ताकत के साथ निकलता है और अपना सैंड पिट अटैक अनलीश करता है। पर इस बार शन तैयार है। एक पास के स्टोन पिलर का यूज करके वो हवा में अपनी डायरेक्शन बदलता है और आसानी से अटैक को डॉज कर लेता है। शन एक एरो चलाता है और वॉर्म की हेल्थ को 260 पॉइंट्स और कम कर देता है। इसी वक्त उसे एहसास होता है कि क्रिएचर के पास सिर्फ 2 प्रिडिक्टेबल और वीक मूव्स हैं, सैंड पिट और बरोइंग एम्बुश। इन कमी को देखकर शन ये डिसाइड करता है कि अब लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो हवा में उछलता है और वॉर्म के खुले हुए मुंह में तीरों की बारिश कर देता है। हर हिट उसकी हेल्थ को तेजी से कम कर देता है। आखिरी ब्लो के लिए वो ध्यान से निशाना लगाता है और सीधा उसके सर में एक तीर चलाता है। वॉर्म की हेल्थ 0 हो जाती है और इसके साथ ही सैंड वॉर्म डिफीट हो जाता है। इस इंटेंस बैटल के बाद शन का लेवल बढ़कर 8 हो जाता है और उसके 10 कॉपर कॉइन्स अब 10 सिल्वर कॉइन्स में इवॉल्व हो जाते हैं। उसे नए लूट भी मिलते हैं जिनमें एक ब्रॉन्ज क्वालिटी के सैंड बूट्स हैं। ये बूट्स चाहे अपग्रेड ना हो सके, सैंडी टेरेंस में खास मूवमेंट बेनिफिट देते हैं, लेकिन शन लूट से इम्प्रेस नहीं होता। इतने बड़े वॉर्म के लिए उसे सिर्फ ये वर्थलेस बूट मिले, वो डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। इतनी बड़ी लड़ाई और बस ये बेकार सामान मिला। फ्रस्ट्रेटेड होकर शन गिरे हुए वॉर्म से बोलता है, अगर डिसेंट एक्सपी ना होता तो मैं इस पर कुछ और किक्स मार देता। जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, पास के स्टोन पर लिखे शब्द अचानक चमकने लगते हैं जो उसका ध्यान खींचते हैं। शन चमकते हुए शब्दों को देखकर हैरान होता है। टैबलेट पर 8 एक जैसे शब्द लिखे हैं, लेकिन सिर्फ नीचे वाला चमक रहा है। वो सोचता है कि आखिर सिर्फ एक शब्द ही क्यों चमक रहा है जबकि सब डल है। जैसे ही शन चीजें समझता है, वो देखता है कि और वॉर्म्स पास आ रहे हैं। उसके दिमाग में आता है कि शायद उन सबको खत्म करना ही लेवल को जल्दी क्लियर करने का तरीका है। वो पिलर पर चढ़ता है। समझ में आता है कि ये परफेक्ट वैंटेज पॉइंट है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है जब वो सोचता है कि ये जगह लेवलिंग अप के लिए आइडियल है। जमीन पर रहना अब ऑप्शन नहीं है। हर कदम पर 7 बड़े वॉर्म्स चारों तरफ से आ सकते हैं। चाहे वो कितनी भी तेज चल ले, इतने सारे वॉर्म्स को एक साथ हैंडल करना मुश्किल होगा। ये वॉर्म्स जमीन से आने वाले वाइब्रेशंस पर अटैक करते हैं। अगर शन जमीन में एक एरो चलाएगा तो वो सभी वॉर्म्स को एक ही बार में ट्रिगर कर सकता है, जो उसके सेफ स्पॉट को भी खत्म कर सकते हैं। उसे उन्हें स्ट्रेटेजिक तरीके से बाहर निकालना है और एक एक करके गिराना है। शन अपना इन्वेंटरी खोलता है और डिसाइड करता है कि वो अपने सिल्वर कॉइन्स का यूज करेगा, क्योंकि वो लाइटर कॉपर कॉइन्स के मुकाबले ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। वो कॉइन्स को जमीन पर फेंकता है जो वॉर्म्स के नीचे वाइब्रेशंस भेजते हैं। जैसे ही वो वॉर्म सरफेस पर आते हैं, वो टावर से उन्हें निशाना बनाकर शूट करता है। लेकिन अटैक वॉर्म की हेल्थ पर ज्यादा असर नहीं डालता, क्योंकि वो सीधा फेस पर हिट नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि टावर के एंगल से डायरेक्ट हिट करना मुश्किल है, लेकिन उसके पास और भी कॉइन्स हैं तो उसे कोई फिक्र नहीं होती। वो कॉन्फिडेंट है कि वो उन्हें अपने ट्रैप में ल्यूरिंग कर सकता है। शन घंटों तक कॉइन्स टॉस करके वाइब्रेशन से वॉर्म्स को ट्रिगर करता है और टावर से उनका शिकार करता है।
लगभग 4 घंटे बाद वो सभी वर्म्स को खत्म कर लेता है और उसका लेवल बढ़कर 10 हो जाता है। साथ ही उसके पास 15 अनअसाइंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। उसे टोटल 80 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और उसका माना 30 पॉइंट्स और हेल्थ 330 पॉइंट्स पे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो बिना रियलाइज किए लेवल 10 तक पहुंच गया है। इन बड़े वर्म्स ने बहुत एक्सपी दिया है और अब उसके पास 15 अनअसाइंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। जब वो अपने स्टैट्स खोलता है तो सोचता है कि उसके लूट इतने खराब क्यों है। तब उसे याद आता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसका लक स्टैट 0 है। इस गेम में वो अपने 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को लक पर एलोकेट करता है, जिससे वो 15 हो जाता है। ये उसकी हिट रेट को 81 और इवेजन को 16 तक बढ़ा देता है। उसका पैसिव एवोल्यूशन एक्टिव हो जाता है, जो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है क्योंकि ये काफी यूजफुल साबित हो रहा है। वो इस नए पावर को जमीन पर पड़े डेड वर्म पर टेस्ट करता है और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कैसे वो अपग्रेड्स अफोर्ड नहीं कर पाता था और उसे अपने लिमिटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स को सिर्फ अटैक और हेल्थ पर फोकस करना पड़ता था और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज को नेग्लेक्ट करना पड़ता था। अचानक वॉर्म से एक पर्पल लाइट निकलती है जो लेजेंडरी आइटम ड्रॉप होने का सिग्नल देती है। शन एक्साइटमेंट में लूट इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि उसे एक लेजेंडरी स्किल सैंडस्केप मिली है। ड्रॉप देखते ही वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि सैंडस्केप उसे इम्प्रेसिव नहीं लगती। हो सकता है ये स्किल सर्वाइवल या सरप्राइज अटैक में यूजफुल हो, लेकिन वो थोड़ा डाउन फील करता है। वो 10 सिल्वर कॉइन्स स्पेंड करके सैंडस्केप स्किल सीखता है और फिर डिसाइड करता है कि सिल्वर चेस्ट से प्रीशियस स्किल एक्वायर करेगा और इसमें और 20 सिल्वर कॉइन्स इन्वेस्ट करता है। आखिर में वो ब्लू आर्मर को इक्विप करता है जो उसके डिफेंस का अच्छा बूस्ट देता है। उसे लगता है कि अब वो सर्वर का हाईएस्ट लेवल प्लेयर है। अचानक टावर के सभी शब्द चमकने लगते हैं और बाकी मॉन्स्टर्स जमीन पर डेड पड़े हैं। जैसे ही वो अपना नेक्स्ट मूव सोचता है, उसे एक मैसिव अर्थक्वेक महसूस होता है। टावर के गेट्स खुल जाते हैं और अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ब्लू बीम ऑफ लाइट निकलती है। वो अंदर जाने का डिसाइड करता है, सोचता है कि असली रिवॉर्ड शायद वहां उसका इंतजार कर रहा होगा। ये परफेक्ट मूवमेंट है अपने नए स्किल्स और इक्विपमेंट को टेस्ट करने का। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए तैयारी करता है, उसे टोंग का आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही है और कह रही है कि उसने उसके लिए पॉडीग बनाया है। शेन टोंग से पूछता है कि क्या वो गेम पॉड तक चढ़ गई है और उसे नीचे आने को कहता है ताकि वो चोट ना लगाए। साथ ही उसे एक गेम अलर्ट मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या वो गेम से एग्जिट करना चाहता है। वो मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि लेवल कंप्लीट करने से पहले गेम छोड़ना हिडन क्लास को अनलॉक करने का मौका हमेशा के लिए छीन सकता है। वो टोंग से कहता है कि थोड़ा रुक जाए और समझाता है कि वो गेम के बीच में है और अभी उसके पास वक्त नहीं है। टोंग रिस्पॉन्ड करती है कि वो पिछले 8 घंटों से गेम खेल रहा है और अभी भी रिकवर हो रहा है। वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने ये कंटिन्यू रखा तो वो उससे बहुत अपसेट हो जाएगी। शन उसे रूडली कहता है कि वो तमीज से रहे और उसे गेम खेलते वक्त डिस्टर्ब ना करे। शन के रूड जवाब से गुस्से में टोंग जोर से खाने का बोल गेमिंग पॉड के पास टेबल पर रख देती है और कहती है कि उसे उसकी परवाह नहीं है और गुस्से में निकल जाती है। टोंग सोचती है कि चीजें इस हालात तक कैसे पहुंच गई। वो चिंता करती है कि वो अपने भाई की रिकवरी में कैसे मदद कर सकती है गेम में। शन अपनी छोटी बहन को तसल्ली देता है और कहता है कि वो थोड़ा इंतजार करे, वो और ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला। वो टावर में कदम रखता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि शैडो हंटर वो उसके लिए आ रहा है। अंदर आते ही उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जो वार्न करती है कि एरिया बहुत डेंजरस है और उसे आगे बढ़ने में कॉशियस रहना चाहिए। उसे लगता है कि शायद ये असली बॉस रूम है और वो अपकमिंग चैलेंज के लिए तैयार हो जाता है। अचानक उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसके रेड लेग्स और बड़े बड़े दांत होते हैं। वो हैरान होता है कि डेजर्ट में एक क्रैब क्या कर रहा है। क्रिएचर को एक गोल्ड लेवल बॉस के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है जिसका नाम सैंड किंग और उसके स्टैट्स हैं अटैक 200, लेवल 15, डिफेंस 80, हेल्थ 6000 और एक स्पेशल एबिलिटी सैंड स्टॉर्म। सैंड किंग की एनॉर्मस हेल्थ को देखकर उसे थोड़ी सी डर लगने लगती है। ये ओवरवेलमिंग है। वो क्रिएचर की वीकनेस डिटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो वीकनेस नहीं मिलती। जब वीकनेस डिटेक्ट नहीं होती, शन अंदाजा लगाता है कि क्रैब का इतना बड़ा साइज होने का कारण वो धीरे होगा।
लेकिन कुछ करने से पहले सैंड किंग उस पर अटैक करता है और उसे जोर से पीछे फेंक देता है। वो जल्दी से समझ जाता है कि क्रैब के अटैक्स शॉक वेव्स जनरेट करते हैं जो सीरियस डैमेज देते हैं। थैंकफुली शेन के आर्मर में एक 300 पॉइंट शील्ड है जो ज्यादातर इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो ना होता तो उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान होता। अब उसे समझ में आता है कि सैंड किंग कितना पावरफुल है, इसीलिए ये गोल्ड लेवल बॉस है। सिर्फ उसके फुट स्टॉर्म्स को डॉज करना इस बैटल में बचाव के लिए काफी नहीं होगा। शेन सैंड किंग पर पीछे से स्ट्राइक करता है, लेकिन वो शॉक में आ जाता है जब उसका अटैक बॉस की हेल्थ को सिर्फ 1 पॉइंट से कम करता है। उसे एहसास होता है कि जब बॉस की डिफेंस उसके अटैक पावर से ज्यादा हो तो उसका डैमेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। वो समझाता है कि जंपिंग से डॉज करके वो शॉकवेव्स को अवॉइड कर सकता है, तो उसके पास सिर्फ स्पीड एडवांटेज बचा है ताकि वो इसके अटैक से बचे या फिर पावरफुल ब्लास्ट में फंसे। पावरफुल शॉक वेव से डॉज करने का कोई तरीका नहीं मिलने पर शेन जल्दी से क्रैब के पांव पर चढ़ जाता है ताकि वो छुप सके, लेकिन सैंड किंग तुरंत रिएक्ट करता है और एक झटके में उसे हवा में उछाल देता है, जिससे वो मिड एयर फाइट में डरा होता है। लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाता है और ऊपर से सैंड किंग पर 7 स्टार लिंक्ड एरोस का एक ग्रुप फायर करता है जो हर एक हिट से क्रैब की हेल्थ को काफी कम करते हैं। 7 स्टार एरोस का एक यूनिक एडवांटेज है, जितनी ज्यादा एनिमी की हेल्थ होती है उतना ज्यादा डैमेज होता है, जो हर शॉट को और भी डेडली बनाता है। सैंड किंग रिटेलिएट करते हुए फुल स्पीड में चार्ज करता है जो शेन का शील्ड तोड़ता है और उसकी हेल्थ 100 पॉइंट से गिर जाती है। डैमेज के बावजूद शेन जल्दी से क्रैब के बड़े सर पर जंप करता है और अपने 7 स्टार एरोस फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने 7 स्टार एरो को फायर नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ 32 माना पॉइंट्स बचे हैं 82 में से। अब उसे नेक्स्ट 7 स्टार एरो अटैक के लिए कुछ वक्त रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी ऑटो रिकवरी के साथ वो सिर्फ 5 माना पॉइंट्स पर मिनट रिकवर कर सकता है, जो कम से कम 4 मिनट का इंतजार मांगता है। क्रैब चलना शुरू करता है जैसे वो शेन को अपने ऊपर से गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शेन खुद ही नीचे उतर जाता है। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन फ्लैश करता है कि मॉन्स्टर की वीकनेस डिटेक्ट हो चुकी है और मार्क की गई है। ये देखने के लिए वो क्यूरियस होता है और सोचता है कि उसने वीकनेस पहले डिटेक्ट क्यों नहीं की। तब सिस्टम एक नोटिफिकेशन फ्लैश करता है कि मॉन्स्टर की वीक स्पॉट उसके एब्डोमेन में है। फिर अचानक उसके दिमाग में रियलाइजेशन आता है, बेसिकली उसकी वीक स्पॉट वहीं एब्डोमेन में थी और इसे पहले वो डिटेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो क्रैब के टफ एक्सटीरियर के नीचे छुपी हुई थी। तभी एक नोटिफिकेशन शेन के सामने फ्लैश होता है, सैंड किंग की अल्टीमेट डेंजर डिटेक्ट हुई है। 100 डैमेज पर सेकेंड, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन और 60 सेकेंड्स का ब्लाइंडनेस। पहले कि वो पूरी तरह प्रोसेस कर पाता, क्रैब अपना सैंडस्टॉर्म जैसा अटैक अनलीश कर देता है। विंड प्रेशर उसे एक दीवार की तरह हिट करता है, उसे जगह पर ही रोक देता है। उसके पैर ग्राउंड से चिपक जाते हैं और वो शीर फोर्स के नीचे मूव करने में असमर्थ होता है। डैमेज बहुत इंटेंस होती है लेकिन ड्यूरेशन और भी अनबियरेबल है। ये सैंडस्टॉर्म उसकी स्ट्रेंथ को हर सेकंड में ड्रेन कर रहा था और हर सेकंड पहले से ज्यादा तकलीफ देह था। उसे जल्द ही समझ में आता है कि सैंडस्टॉर्म में फंसे रहना काफी फेटल हो सकता है। ये कम से कम उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड छोड़ सकता है। तेज हवाओं की वजह से वो अपने पैरों पर टिकना मुश्किल हो रहा था। लड़ाई तो दूर की बात है, वो प्रेशर से लड़ता है लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही स्टॉर्म उसको घायल कर देता है। कुछ मिनट्स बाद अचानक शेन जमीन से निकलता है, क्रैब किंग को एक सडन कैलकुलेटेड स्ट्राइक के साथ ऑफ गार्ड पकड़ता है। वो एक स्नीक अटैक डिलीवर करता है जो सक्सेसफुली क्रिएचर को वीक करता है और उसकी हेल्थ को कम कर देता है। क्रैब फिर से स्टॉर्म अनलीश करता है लेकिन इस बार शेन तैयार है। जैसे ही वो हवा घूमती है वो तुरंत अपना सैंडस्केप स्किल एक्टिवेट करता है जो उसने पहले मास्टर किया था। ये टेक्निक उसे एनिमी के अटैक से बचने और काउंटर अटैक करने में मदद करती है। क्रैब के अटैक ज्यादा डैमेज नहीं दे रहे थे लेकिन इतने थे कि क्रिएचर को प्रोवोक रखे और उसका ध्यान शेन पर बना रहे। अचानक क्रैब बोलता है और उसे जग कहकर बुलाता है।
ये सुनकर शेंग थोड़ा ऑफ गार्ड होता है कि ये इतना बड़ा क्रिएचर भी बोल सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड इंसल्ट उसे थोड़ा वियर्ड फील करवाता है। 3 घंटे की लॉन्ग बैटल के बाद क्रैब की हेल्थ सिग्निफिकेंटली कम हो चुकी है। शन का 7 स्टार एरो फिर से रेडी होता है और उसे पता है कि ये सब खत्म करने का टाइम है। वो क्रैब को वार्न करता है कि या तो वो मूव करे या वो पहले अटैक करेगा, लेकिन क्रैब उससे कहता है कि वो गिव अप करता है और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई ने क्रिएचर को ड्रेन कर दिया है और शन देख सकता है कि उसकी विल तो कंटिन्यू पूरी तरह से फेड हो गई है। शन अब लड़ाई को और ड्रैग नहीं करना चाहता, लेकिन क्रैब का डिफेंस अब भी बहुत टफ है। बिना हेजिटेशन के वो एक स्पेशल 7 स्टार एरो फायर करता है, एम करता है सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाए। एरो क्रैब के पीछे से और नीचे से पियर्स करता है और उसकी वीक पॉइंट्स एक्सपोज हो जाती है। क्रिएचर आखिर में कोलैप्स हो जाता है और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैटल के एंड होते ही शन के लेवल 3 और बढ़ जाते हैं, जो उसके टोटल को एक ही दिन में लेवल 13 तक ले जाते हैं। वो स्माइल करता है, रियलाइजिंग कि वो शायद पहला प्लेयर है जिसने इतनी रैपिड पावर राइज अचीव की हो। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जो शन को चांस देती है कि वो अपना हिडन क्लास फैंटम हंटर में बदल ले। कुछ पल की हेजिटेशन के बाद वो फाइनली स्विच करने का डिसीजन लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसके स्टैट्स में बूस्ट होता है और उसे पता चलता है कि हर फ्यूचर लेवल अप में वो एडिशनल एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिसीव करेगा। पावर इंक्रीज से खुश होकर वो अपने आप को अनस्टॉपेबल महसूस करता है। एक बोनस के तौर पर वो 2 नए स्किल्स अनलॉक करता है जो सिर्फ फैंटम हंटर क्लास में अवेलेबल है। ये दोनों ग्रोथ टाइप स्किल्स हैं जो वक्त के साथ इवॉल्व होंगे और बहुत पावरफुल बनेंगे। ये पॉसिबिलिटीज उसे एक्साइट करती हैं और शन इंतजार नहीं कर सकता देखने का कि वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। उसके डेथ ट्रैप स्किल का 100% डैमेज बूस्ट फैंटम के रॉ पावर के साथ कंबाइन होता है, जो शन के अटैक्स को लीथल और इंस्टेंट किल में केपेबल बना देता है। ये हिडन क्लास के टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। शन सोचता है कि फैंटम और कितने नए एबिलिटीज में इवॉल्व कर सकता है जैसे जैसे वो और स्ट्रांग बनेगा। अपने प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करते हुए वो रियलाइज करता है कि लक पॉइंट्स में इन्वेस्ट करना एक ब्रिलियंट डिसीजन था। सेटिस्फाइड होकर शन अपने गोल स्टैट्स चेक करता है और एक एम्बिशियस नया गोल सेट करता है, 1 बिलियन गोल्ड अर्न करने का। ये तो बस शुरुआत है उसके गोल्स की जो अचीव करना चाहता है। जब शन अपने आइटम्स चेक करता है तो उसे एक इम्प्रेसिव बो मिलता है, एक आर्मर पियर्सिंग बो जिसमें हाई डिफेंस स्टैट है। इसके साथ ही उसे स्टील गॉन्टलेट्स, सिल्वर टियारा और एक चमकती हुई गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड भी मिलती है। वो स्वॉर्ड को एडमायर करता है, सोचता है कि ये कमाल की लगती है, लेकिन उसे पता है कि वो इसे खुद नहीं चला सकता। स्वॉर्ड बेचने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन इतने वैल्यूएबल आइटम को बेचने का सोच के थोड़ा गिल्टी फील करता है। शायद वो इसे बाद में किसी और को दे सकता है जो इसे बेटर यूज कर सके। उसको अपने ड्रॉप्स में एक लाइफ एम्यूलेट भी मिलता है और वो देखता है कि उसके 4 में से 3 एम्यूलेट स्लॉट्स अभी भी खाली हैं। अपने स्टैट्स रिव्यू करते हुए वो देखता है कि उसके पास 20 अनएलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और वो तुरंत सब एजिलिटी में ऐड कर लेता है, अपनी स्पीड को बूस्ट करते हुए। जैसे ही वो अपने स्टैट्स चेक कर रहा था, एक नोटिफिकेशन आती है कि वो 15 घंटे से ज्यादा खेल रहा है और अब उसका फोर्सफुली लॉग आउट होने का टाइम आ गया है। ये अचानक वाली याद दहानी उसको रियलाइज करवाता है कि वो कितना एब्जॉर्ब था गेम में। ये सडन लॉग आउट से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गेम को कर्स करता है, कहता है कि कैसे उसकी रिलेंटलेस ग्राइंड बीच में ही रोक दी गई। अपनी नाराजगी के बावजूद सिस्टम फोर्सफुल लॉग आउट कंप्लीट करता है और वो अपने गेमिंग पॉड में उठता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है कि एंटी एडिक्शन सिस्टम क्यों लगाया गया है जब उसका रिवेंज का प्लान इतने अच्छे से बन रहा है। उसकी प्लानिंग परफेक्टली चल रही है और इस रेड पर्सन को पूरा यकीन है कि शाओ तियान और सब जो उसने धोखा दिया था वो सब जल्दी अपना अंजाम देखने वाले हैं। अपने हॉस्पिटल रूम में शन देखता है कि तोंग उसके बेड पर पीसफुली सो रही है। वो उसकी तरफ देखता है और फिर खाने की तरफ जो उसने पहले लेकर आई थी। उसकी खुशबू अच्छी है और वो खाने लगता है, सोचते हुए कि तोंग हमेशा एक पैम्पर्ड प्रिंसेस रही है जिसे बचपन से कुछ भी करना नहीं पड़ा, लेकिन अब वो इतनी मेहनत कर रही है उसकी केयर करने के लिए जो वो पहले कभी उसमें नहीं देखी थी। जब उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा वो इंश्योर करेगा कि तोंग एक कंफर्टेबल और खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन जैसे ही वो खाने का पहला बाइट लेता है उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वो हार्श रियलिटी समझता है।
उसका टेस्ट जैसा एक नमक का टुकड़ा हो जो कड़वी बाइल में उबाल हो। ये कमोशन तोंग को उसके नींद से जगा देता है और वो एक्साइटेडली पूछती है कि क्या उसने फाइनली गेम खेलना बंद कर दिया। वो अपने डिस्कम्फर्ट को मास्क करते हुए प्रिटेंड करता है कि सब कुछ ठीक है और उससे माफी मांगता है उसकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए। तोंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है जब वो पूछती है कि क्या वो उसके वो खाना पसंद आया जो उसके लिए उसने बनाया था। अपने असली फीलिंग्स को मास्क करते हुए वो स्माइल करके तारीफ करता है और कहता है कि ये फ्रेश और सुपर डिलीशियस है। वो उसे खाने को खत्म करने के लिए अर्ज करती है, समझती है कि वो जरूर भूखा होगा। अपने डिस्कम्फर्ट को छुपाते हुए शन खुद को मजबूर करता है हर एक बाइट खत्म करने के लिए, अंदर ही अंदर उल्टी को रोकता हुआ। अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि एक नर्स उसके बेड साइड पर खड़ी है। उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्राइकिंग है और वो कंसर्न लुक के साथ उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने प्रीवियस दिन वॉमिटिंग और डायरिया एक्सपीरियंस किया था जो उसके लिए चिंता का कारण था। इस सिचुएशन के बावजूद वो शन के हैंडसम फीचर्स और उसके ऑरा ऑफ वेल्थ को नोटिस किए बिना नहीं रह पाती। उसके दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी का ख्याल आता है, अगर वो उसके साथ बनी रहे तो शायद वो भी एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर सकेगी। शन उसे रियश्योर करता है और कहता है कि वो ठीक है, बस कल पूरा दिन गेम्स खेलने की वजह से वो थोड़ा एग्जॉस्टेड है। नर्स विजिबली रिलीव्ड होती है और उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो बस कह दे, वो यहाँ अपने मास्टर को रिकवर करवाने के लिए है। ये सुनकर शन मौका लेते हुए उससे पूछता है कि अगर वो उसकी हेल्प करना चाहती है तो क्या उसका व्हीलचेयर गेमिंग पॉड तक पुश कर सकती है, क्योंकि वो जल्दी से वापस खेलने के लिए एगर है। नर्स थोड़ी शॉक्ड होती है, सोचती है कि क्यों वो उसके प्रेजेंस से बिल्कुल भी अनअफेक्टेड लग रहा है और क्या सच में वो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है। वो ये भी सोचने लगती है कि शायद उसका अपीयरेंस इतने एफर्ट्स के बावजूद अप टू द मार्क नहीं था। शन जब गेम खेलने में वापस लॉग इन करता है तो देखता है कि ऑनलाइन प्लेयर्स का करंट नंबर 3 लाख तक पहुंच गया है और कई लोग सस्ते VR डिवाइसेस के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल प्लेयर बेस के अगले एक महीने में 100 मिलियन को एक्सीड करने की उम्मीद है। शन को पता है कि उसे जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा ताकि वो सबसे आगे रह सके। वो अपने इक्विपमेंट पैन ओपन करता है और रियलाइज करता है कि उसे हाई टियर गियर चाहिए होगा ताकि वो लेवल 20 से ऊपर के बॉसेस को टैकल कर सके। वो एक शॉप के पास जाता है अपने आर्मर को अपग्रेड करने के लिए, जहां शॉपकीपर उसे वार्मली ग्रीट करता है और शन के सिल्वर आर्मर को नोटिस करके पूछता है कि आज वो क्या मदद कर सकता है और क्या वो अपने गियर को एनहांस करने के लिए कुछ देख रहा है। जब शन शॉप को सर्वे करता है तो देखता है कि वो ब्रोंज लेवल आइटम से भरी हुई है जो उसके लिए काम की नहीं है। रियलाइजिंग कि शॉपकीपर ने गोल्डन आइटम्स को शायद छुपा रखा है, शन डायरेक्टली उससे एड्रेस करता है और कहता है कि वो ट्रेजर लेवल आइटम्स में इंटरेस्टेड है तो क्या वो दिखा सकता है। शॉपकीपर शन को इन्फॉर्म करता है कि शॉप में जो आइटम डिस्प्ले पर हैं वही अवेलेबल है और गोल्डन आइटम्स अवेलेबल नहीं है। वो ये भी ऐड करता है कि अगर उसके पास वैसे आइटम्स होते भी तो शन अफोर्ड नहीं कर पाता। तभी शन एक ब्लू जेम निकाल के उसके सामने रखता है और शॉपकीपर की आंखें सरप्राइज में चमक उठती है जेम को देखकर। शॉपकीपर विजिबली इम्प्रेस्ड होकर एक सीक्रेट डोर ओपन करता है जो एक हिडन चेंबर में जाता है जहां हाईली एक्सक्लूसिव आइटम्स रखे हैं। ये आइटम्स टिपिकली 30 डेज के बाद सेल पर जाते हैं, लेकिन क्योंकि शन अमीर है उसे स्पेशल एक्सेस मिलता है ताकि वो जो चाहे चूज कर सके। आइटम्स के बीच शन का ध्यान एक मास्क पर जाता है जो केयरफुली एक ग्लास बॉक्स में एनकेस्ड है। वो शॉपकीपर को पॉइंट करके बताता है कि उसे वो मास्क चाहिए। शॉपकीपर शन के डिस्क्रीमेंट से इम्प्रेस्ड होता है और एक्सप्लेन करता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये गेम का इकलौता गोल्डन मास्क है और जब से सर्वर ओपन हुआ है सिर्फ एक ही अवेलेबल है। ये मास्क ओरिजिनली कम से कम 2 लाख गोल्ड कॉइन्स में अगले महीने सेल पर लगने वाला था। शॉपकीपर उसे थोड़ा डिस्काउंट देने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही शन पूरा अमाउंट 2 लाख गोल्ड कॉइन्स पे कर देता है और कहता है कि डिस्काउंट उसके पास रखे, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई वैल्यूएबल आइटम्स आए तो उसे नोटिफाई करे। शॉपकीपर एग्री करता है और शन खुशी से शॉप से निकल जाता है।
शन सोचता है कि 2 लाख गोल्ड कॉइन्स 2 मिलियन कैश के बराबर है और एक यूनिक हेड गियर के लिए ये एक रीजनेबल प्राइस है। वो हेड मास्क पहनता है और नोटिस करता है कि उसे डिस्प्ले या छुपाने का ऑप्शन भी है। मास्क के गोल्ड ग्रेड स्टेटस के ट्रू होने के वजह से वो इम्प्रेसिव और एडवांस है। VR वर्ल्ड में सब लोग उसके मास्क को देखते हैं और हर कोई सरप्राइज्ड है। एक ऑनलुकर डिसबिलीफ में कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि उसने गोल्ड ग्रेड आइटम्स ऑब्टेन कर लिया हो। जरूर वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि ये आइटम ऑफिशियल शॉप में लिस्टेड भी नहीं है। तभी एक लंबे बालों वाला आदमी उसके पीठ पर टैप करता है और कहता है कि वो धीरे चले। शन उसकी तरफ पलट कर पूछता है कि वो क्या चाहता है। वो आदमी शन के गियर को एडमायर करता है और कहता है कि उसका इक्विपमेंट इम्प्रेसिव लगता है, तो वो कुछ देर के लिए उन्हें लैंड क्यों नहीं कर देता ताकि वो भी थोड़ा यूज कर सके। शन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे। आदमी जवाब देता है कि ये ऑब्वियस है कि उसने वो मास्क चीटिंग से लिया है, तो अगर वो बैन नहीं होना चाहता तो वो मास्क उन्हें दे दे और जो कहा जाए वो करे। शन उनसे पूछता है कि क्या वो उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कमोशन बढ़ता है और लोग इस कन्फ्रंटेशन को देखने के लिए जमा हो जाते हैं, विस्पर्स फैलते हैं जो शन पर चीटिंग का इल्जाम लगते हैं और ये सब सुनकर शन का गुस्सा और भड़क उठता है। उस बिग बास्टर्ड के चमचे डिसाइड करते हैं कि वो शन को सबक सिखाएंगे। लॉन्ग हेयर्ड आदमी डिमांड करता है कि वो मास्क हैंड ओवर कर दे, वरना वो उसे मारकर रीस्पॉन पॉइंट भेजेंगे और हर बार वापस आने पर वैसा ही करेंगे। शन डिस्गस्ट से कावर्ड के इग्नोरेंस और रूमर्स पे विश्वास करने की टेंडेंसी को देखता है। उसके अपोनेंट सिर्फ लेवल 4 प्लेयर्स हैं और वो कहता है कि ये सब लेवल 4 के नूब्स हैं और अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं तो आके देखें। फिर वो उन्हें वार्न करता है और कहता है कि एक ही ब्लो में वो उनके पेट में होल बना देगा और उनका सर उड़ा देगा। जैसे ही वो ये बोलता है, मास्क अपना शेप बदलकर एक व्हाइट टाइगर में तब्दील हो जाता है। अगले ही पल उसके तीनों अपोनेंट्स उस पे चार्ज करते हैं, लेकिन सब कुछ होने से पहले वो तीनों ग्राउंड पर ब्लीडिंग और गैस्पिंग कर रहे होते हैं। शन उनकी तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो अब भी उसे रिस्पॉन के बाद बार बार मारने की धमकी देना चाहते हैं। एक स्मर्क के साथ वो कहता है कि उसका आईडी है मॉर्निंग वाइन इवनिंग शॉन और वो चाहे तो कभी भी उसका सामना कर सकते हैं। क्राउड में मरमर होती है जब एक आदमी शन का आईडी पहचान लेता है और अपने पार्टनर को क्विकली लीडर बोर्ड चेक करने के लिए कहता है और उनके सरप्राइज में शन टॉप रैंक पर है, जो सबको स्टर्न साइलेंस में डाल देता है। उन कॉकी पंक्स को हराकर शन वहां से इस तरह निकलता है कि सब उसकी इज्जत में बस देखते रह जाते हैं और अब वो समझते हैं कि अभी के वक्त में वो गेम का टॉप प्लेयर क्यों है। उस ब्लडीड बास्टर्ड की प्राइड अब मिट्टी में मिल चुकी है और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये बंदा बेस्ट प्लेयर हो सकता है। शन के वहां से निकलते ही वो अपना टास्क पर ध्यान देना शुरू करता है और जल्दी से उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसे वो तलाश कर रहा था। वो उसे लिटिल गर्ल कहकर बुलाता है और मुस्कुराते हुए उसके पास जाके पूछता है क्या वो मैडम गू को जानती है। लड़की लिटिल गर्ल कहने पर पाउट्स करती है और कहती है कि उसे ऐसे मत बुलाए क्योंकि उनकी उम्र में इतना फर्क नहीं है। उसका एटीट्यूड देखकर शन को यकीन हो जाता है कि वो जरूर मैडम गो की बेटी है। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वो उससे पूछता है कि क्या उसका नाम गू लिंगर है और क्या वो मैडम गो की बेटी है। ऑब्वियसली वो सच में मैडम गो की बेटी है, लेकिन वो क्यूरियस है कि उसने उसका नाम कैसे पता लगाया। तभी शन उसके पास झुककर उसे याद दिलाता है कि उसकी माँ ने उसका हाथ शादी में देने का प्रॉमिस किया था 5 साल पहले। ये न्यूज सुनकर लड़की टोटल शॉक में आ जाती है और तेजी से अपनी माँ के पास भाग जाती है, ये पूछने के लिए कि दुनिया में उसने ऐसा क्यों किया। अपनी बेटी की आवाज सुन के मैडम गो अपने घर से बाहर निकलती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। लड़की तुरंत अपनी माँ को गले लगा लेती है और पूछती है क्या उसने सच में किसी से उसका हाथ शादी में देने का प्रॉमिस किया है। नेचुरली उसकी माँ को पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रही है। इसी वक्त शन वहां आ जाता है और जैसे मैडम गो उसे देखती है, वो ना सिर्फ सरप्राइज्ड होती है बल्कि थोड़ी एनॉयड भी होती है कि उसने वाकई इतना मुश्किल ट्रायल पास कर लिया। शन एक स्मर्क के साथ कंफर्म करता है कि वो इतना दूर आ चुका है और उसके बच्चों को ढूंढने का अपना वादा भी निभा चुका है। एक शाय के साथ मैडम गो उससे पूछती है वो क्या विश चाहता है।
ये क्लैरिफाई करते हुए कि अगर वो कुछ अजीब विश करेगा तो वो बिना सोच समझ के चली जाएगी। शन उसके रिएक्शन से थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि एनपीसीज को आसानी से थ्रेटन किया जा सकता है, तो वो अपने आप को कूल रखता है और कहता है कि वो बस इंटरमीडिएट डंजन का मैप चाहता है। लेडी उस पर एक सस्पिशियस ग्लेयर देती है और कहती है उसके पास वैसा कुछ नहीं है। शन रियलाइज करता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो उन्हें कोऑपरेशन के लिए कुछ दिखाने का फैसला करता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, जो तुरंत माँ बेटी दोनों को थोड़ा नर्वस कर देती है, लेकिन जो उन्होंने सोचा था उसके अलग वो सिर्फ एक स्टोन निकाल रहा है। वो उसे एक ग्रिन के साथ उन्हें देखता है और कहता है कि इसे ग्रैटिट्यूड के टोकन के तौर पर रखे, क्योंकि उसने हिडन क्लास ट्रायल कंप्लीट करने दिया। दोनों लेडीज एक्साइटमेंट में लाइट अप हो जाती है स्टोन देखकर, और उनका फेवरेबिलिटी उसके लिए 50 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। मैडम गो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती और बस उस शाइनी स्टोन को देखकर प्रैक्टिकली ड्रूल करती है और पूछती है क्या वो वाकई इसे रख सकती है। लड़की तुरंत स्टोन को अपनी माँ के हाथ से छीन लेती है और उसका एडमायर करते हुए शन को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। मैडम गो जल्दी से स्टोन वापस शन को देने के लिए लड़की से लेने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की अपने पैरों में जमीन जमाए रखती है और लगता है कि वो सिर्फ इस शाइनी रॉक को रखने के लिए शादी करने को भी तैयार है। नेचुरली शन का ये प्रपोजल सिर्फ एक मजाक था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे सीरियसली लेगी, लेकिन वो प्ले अलोंग करता है और कहता है कि वो उससे तभी शादी करेगा अगर उसकी माँ उसे इंटरमीडिएट मैप पहले दे सकती है। सरप्राइजिंगली मैडम गो तुरंत एग्री हो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि रूल्स के हिसाब से इंटरमीडिएट मैप सिर्फ 20 दिन के बाद सर्वर ओपन होने के डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी बेटी ने उससे एक जेम ले लिया है, वो उसे एक सीक्रेट बता सकती है। उसके मुताबिक सिस्टम ने विलेज चीफ को परमिशन दी है कि वो मैप उन प्लेयर्स को दे जो चैलेंजेस पसंद करते हैं। लड़की तुरंत कुछ इंटरेस्टिंग इन्फो के साथ चाइम करती है और कहती है कि उसे पता है विलेज चीफ का घर कहाँ है और वो शन को ले जा सकती है। बाद में वो विलेज चीफ के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें बैकयार्ड में एक कैट गर्ल दिखाई देती है जो शायद बस सो रही थी। अचानक वो स्काई में कुछ नोटिस करती है और पता चलता है कि वो गो लिंगर है, जो एक मीटियोर की तरह सीधा बेचारी कैट गर्ल पर गिरती है। उसे खून खांसने और अपने 9 लाइफ्स में से एक खोना पड़ता है। कुछ मिनट्स बाद जब सब अपनी सीट में सेटल होते हैं, शन सीधा मुद्दे पर आता है और क्लियर करता है कि उसे इंटरमीडिएट डंजन मैप चाहिए बिगिनर विलेज से निकलने के लिए। कैट गर्ल उसके डिटर्मिनेशन पर हंसी में फूट पड़ती है और कहती है कि वो रश ना करे क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 13 पर है। वो उसे एडवाइस करती है कि वो लेवल 20 पर पहुंचने के बाद आए। तभी शन उसकी तरफ एक शाइनी जेम फेंकता है। कैट गर्ल उसके ब्राइट अटेम्प्ट पर अम्यूज्ड होती है, लेकिन पता चलता है एक विलेज चीफ भी शाइनी स्टोन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो इसे ले लेती है, लेकिन अपना स्ट्रेट फेस बनाए रखती है और इंसिस्ट करती है कि वो उसे हेल्प डेफिनेटली ब्राइव के वजह से नहीं कर रही, बल्कि वो एक अपराइट और ऑनेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन शन को अच्छी तरह से पता है कि जेम ने डेफिनेटली डील को स्वीट कर दिया है। जैसे ही कैट गर्ल स्टोन अपनी स्टैश में स्लाइड करती है, लिंगर जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डालती है, जेम पकड़कर वापस शन को दे देती है। वो डिक्लेयर करती है कि क्योंकि विलेज चीफ एक ऑनेस्ट और अपराइट इंसान है, उन्हें ये शाइनी गुडनेस नहीं लेनी चाहिए। लिंगर को ऐसे सेटअप करते देखकर शन रियलाइज करता है कि वो उतनी क्लूलेस नहीं है जितना वो लगती है। बैक टू बिजनेस, कैट गर्ल उसे याद दिलाती है कि लेवल 13 पर बिगिनर विलेज से निकलना एक खराब आइडिया है, क्योंकि बाहर के बग्स भी कम से कम लेवल 20 पे हैं। जब तक वो डिसेंट एक्सपीरियंस नहीं गेन करता, वो उसे नहीं दे सकती जो वो चाहता है। लेकिन हमारा बंदा पुश बैक करता है और पूछता है कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और वर्थ प्रूव कर दे। इस पॉइंट पर कैट गर्ल को भी पता है कि वो मैप के बिना पीछे नहीं हटेगा, तो वो उसके टर्म्स को मान लेती है। वो कहती है कि उसके पास एक टास्क है और अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो उसे इंटरमीडिएट मैप दे देगी। कैट गर्ल माउंटेन क्लिफ के एज पर खड़ी होकर पॉइंट करती है कि हर साल विलेज पर एक पैक ऑफ वुल्फ्स का अटैक होता है। कभी कभी ब्रेव प्लेयर्स मदद करते हैं उन्हें रोकने में,
लेकिन ये प्रॉब्लम कभी पूरी तरह सॉल्व नहीं होती, क्योंकि इस पैक के पीछे एक लीडर है जो एक फियर्स बीस्ट है और उसे व्हाइट वुल्फ किंग के नाम से जाना जाता है। वो उसे चैलेंज देती है कि वो व्हाइट वुल्फ किंग को हरा दे और उसका पेल्ट ले आए। उसी वक्त एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसमें एक क्वेस्ट व्हाइट वुल्फ किंग आता है। क्वेस्ट का रिवॉर्ड इंटरमीडिएट डंजन मैप, वुल्फ स्लेयर टाइटल, व्हाइट वुल्फ पैंट और 10 सिल्वर कॉइन्स है। हमारा बंदा कॉन्फिडेंटली स्मर्क के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैप रेडी रखना, वो वापस आएगा इससे पहले कि वो सोच भी नहीं सकते। उसकी फ्यूचर वाइफ प्रोटेस्ट करने लगती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन शन उसे उसकी माँ के पास वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़की जिद करती है और कहती है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती है और व्हाइट वुल्फ किंग को हराने में मदद करना चाहती है। शन विलेज चीफ से कंप्लेन करता है कि उसकी बेटी को कंट्रोल में रखे। जब लिंगर उसके पैरों से चिपक कर रिफ्यूज करती है हटने के लिए, तभी सिस्टम एक ट्विस्ट डालता है और उसे नोटिफाई करता है कि उसे लिंगर को भी इस हालत में प्रोटेक्ट करना है। ये सुनना वो लास्ट चीज थी जो वो सुनना चाहता था। अब जब वो उसके साथ फंस गया है, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा उस अनोइंग लड़की को टॉलरेट करने के अलावा। वो गैम्बल करता है कि वो उसके पीछे से हटेगी, लेकिन वो रोने लगती है और कहती है कि वो उसे अकेला एडवेंचर पर नहीं जाने देगी। आखिरकार वो ना चाहते हुए भी मान जाता है और उसे साथ आने देता है, जिस पर वो खुशी से चमक उठती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर वेंचर करते हैं, वो अपने सिस्टम को चेक करता है और बताता है कि वो उस जगह पर पहुंच गए हैं। लिंगर थोड़ी डरने लगती है और उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है जब वो ट्रीज के बीच से एक पेनफुल स्क्रीम सुनती है, जबकि शन एक्साइटेड है और स्क्रीम के डायरेक्शन में तुरंत बढ़ने लगता है। लिंगर इतनी श्योर नहीं है कि उन्हें उस तरफ जाना चाहिए। बाद में शन वुल्फ्स के पास कुछ एडवेंचरर्स का ग्रुप देखता है और उनके पास जाके पूछता है कि वुल्फ्स के लेयर का लोकेशन क्या है। एक बंदा जो एक जायंट स्वॉर्ड पकड़े हुए है आगे आता है और पूछता है कि शन को क्यों जाना है। वो क्लेम करता है कि ये एरिया उनका हंटिंग ग्राउंड है और कोई और यहाँ लेवल ग्राइंड नहीं कर सकता। फिर हमें पता चलता है कि ये सब बस रुकीज हैं और उनका लेवल सिर्फ 6 और 7 है। शन उन्हें क्यूरियस लुक देकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। जब जायंट स्वॉर्ड वाला बंदा अपने गिल्ड एम्बलम को फ्लेक्स करते हुए बूस्ट करता है कि वो सबसे बड़े गिल्ड ग्रीन स्नेक गैंग का हिस्सा है। हालांकि वो बंदा ग्रीन कहता है, लेकिन उसके शोल्डर का एम्बलम मुझे रेड दिखाई देता है। वैसे भी शन के चेहरे से ये क्लियर है कि उसे उनके गिल्ड स्टेटस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जायंट स्वॉर्ड वाला बंदा रैम्बल करता रहता है कि बफेलो एरिया भी उनकी गैंग ने क्लेम किया है। वो इंसिस्ट करता है कि अगर किसी को लेवल ग्राइंड करना है तो उन्हें एक फीस देना होगा, वरना वो बिगिनर विलेज वापस चले जाएं और चिकन हंट करे। फिर वो शन के पीछे खड़ी लिंगर को देख लेता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन शन क्लियर कर देता है कि वो उसके लिए उनका कोई काम नहीं है। शन उनके सो कॉल्ड एफिशिएंट ग्राइंडिंग मेथड्स का मजाक उड़ाता है, लेकिन जायंट स्वॉर्ड वाला बंदा टेबल्स को टर्न करते हुए शन का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि उसे ये नहीं पता कि कितना पोटेंट और कन्वीनियंट वाइल्ड वुल्फ्स हैं। वो आर्ग्यू करता है कि ये क्रिएचर्स हालांकि लो लेवल है, लेकिन ग्राइंड के लिए सेफ है। अचानक लिंगर को कुछ ओमिनियस नजर आता है और वो जल्दी से उस तरफ पॉइंट करती है। जब शन उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे वेस्ट से एक डार्क मेनांसिंग वुल्फ प्रेजेंस आता दिखाई देता है। शन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता उन रुकीज के साथ आर्ग्यू करने में और उन्हें छोड़कर दूर निकल जाता है ताकि वो ग्रुप से काफी डिस्टेंस बना सके जब तक देर ना हो जाए। वो एक नजदीकी पेड़ से कूदता है और गूंस उसके पीछे चिल्लाते हैं, कह रहे हैं कि वो वापस आए क्योंकि इस एरिया में शिकार करने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं है। शन को यकीन नहीं होता कि ये लोग व्हाइट वुल्फ किंग के खतरनाक मौजूदगी को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये लोग खतरे के बारे में बिल्कुल अनजान है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये घमंडी पार्टी अब ह्यूमिलिटी का एक सख्त सबक सीखने वाली है। मॉन्स्टर आखिरकार आता है और पल में ही एक एडवेंचरर को चपा लेता है। बाइट इतनी पावरफुल होती है कि उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। सिर्फ एक जोड़ी पैर के बचती है। जो कभी घमंडी लोग थे वो अब सिर्फ डर के मारे भागने लगे हैं अपनी बेचारी जान बचाने के लिए। लेकिन ये जायंट बीस्ट को वुल्फ का किंग कहने की एक वजह है। ये एक जबरदस्त लीप लगाता है और एक जगह से गायब होकर सीधा उस बड़े बकबक करने वाले के पीछे जाता है।
मॉन्स्टर इतना तेज है कि ऐसा लगता है गून्स के पीछे उसके कई कॉपीज भाग रही हैं। एक और एडवेंचरर अपने वक्त से पहले मौत से मिलता है सिर्फ एक सिंगल स्वाइप से जो क्रिएचर की क्लॉ से लगता है। वहीं शन सिर्फ ये केओस साइड से देख रहा है। वो मॉन्स्टर के स्टैट्स को देखता है और पता लगाता है कि ये लेवल 20 का बीस्ट है जिसके वीक पॉइंट्स एब्डोमेन और आईज हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके स्पेशल स्किल्स अभी भी सिस्टम के लिए अननोन है। शन को समझ आता है कि मॉन्स्टर के अननोन स्किल्स का रीजन इसका अचानक से आना और गायब हो जाना हो सकता है जो उसकी करंट स्पीड स्टैट से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। वो डिसाइड करता है कि मॉन्स्टर को एक बार फिर टेस्ट करेगा और उस पे एक तीर मारने का सोचता है, लेकिन लिंगर उसे तुरंत रोक देती है। वो वार्न करती है कि बिना तैयारी के हमें अनवांटेड अटेंशन नहीं अट्रैक्ट करना चाहिए। एडवेंचरर को निगलने के बाद मॉन्स्टर एग्जिट लेने लगता है और शन उसका पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन एक बार फिर लिंगर उसे रोकने की सलाह देती है। वो उसको याद दिलाती है कि पहले वाले 5 एडवेंचरर्स ने वुल्फ किंग का एंगर इसीलिए खुद पर लिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वुल्फ्स को मार दिया था। अगर शन ने अपने करंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ उसका ध्यान अपने तरफ किया तो उसकी मौत तय है। वो कहती है कि नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है। शन लिंगर की सलाह मान लेता है और ये देखकर कि वो उसकी इतनी परवाह करती है, सोचता है कि उसकी अफेक्शन लेवल बढ़ाना बुरा आइडिया नहीं होगा। फिर लिंगर एक गैजेट निकालती है जो ऑटो पाथ फाइंडिंग मैप कहकर बुलाती है, बिल्कुल डोरेमोन की तरह रेडी टू सेव नोबिता। शन थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि ये पहले क्यों नहीं निकाला। वो उसको एक शरारती विंक देती है और कहती है कि वो खुद को यूजफुल साबित करना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि उसके साथ आना कोई बुरा आइडिया नहीं था। शन मैप को अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है और थोड़ा स्मग महसूस करता है जब वो कहता है कि अब वो उसके सामने अपने ब्लड लाइन स्किल को इवॉल्व करेगा, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि सिस्टम तुरंत इन्फॉर्म कर देता है कि वो इवॉल्व नहीं कर सकता। थोड़ा एम्बैरस्ड होकर वो अब फोकस करता है पाथ फाइंडिंग स्किल को इवॉल्व करने पर। शन अपना फैंटम स्किल एक्टिवेट करता है और अचानक अपनी एक क्लोन बनाता है। लिंगर हैरान रह जाती है ये वाटरी ट्विन देखकर। शन और उसका क्लोन दोनों खुद पर फक्र महसूस करते हैं और फिर असली शन डिसाइड करता है कि अपने क्लोन की एबिलिटीज को टेस्ट करने का वो अपने 7 स्टार एरो शूट करने के लिए कहता है। क्लोन तुरंत अपने बो में एरोज लोड करता है, लेकिन शन उसको रोक देता है और कहता है कि अभी यूज मत करो। वो बस इस बात से थ्रिल्ड है कि उसके क्लोन उसके स्किल्स को रेप्लिकेट कर सकता है जो कि इस हिडन क्लास के होने की उम्मीद थी। फिर उसके दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक करता है कि अगर ये क्लोन स्किल्स यूज कर सकता है तो शायद ये इवॉल्व भी कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही वो क्लोन को एवोल्यूशन एक्टिवेट करने का इंस्ट्रक्शन देता है और फैंटम क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करता है। शन का हंच सही साबित होता है और ये ट्रिक वाकई काम करती है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और दिखाती है कि एवोल्यूशन के बाद फैंटम क्लोन की काउंट 1 से बढ़कर 2 हो गई है। अब फैंटम क्लोन उसकी अटैक पावर का 60% इनहेरिट करता है जो पहले 40% था और ड्यूरेशन 30 सेकंड से बढ़कर पूरे 60 सेकंड हो गई है। ये स्किल गेमिंग हिस्ट्री का अल्टीमेट चीट लगता है। लिंगर जो कि रैंडम एनपीसी है वो भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है क्या वो कोई हैक यूज कर रहा है, मगर शन उसे याद दिलाता है कि ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल और ब्रोकन है कि इसे चीट कहना भी सही नहीं होगा। और जब उसके पास और भी मैन पावर है, वो लिंगर से पूछता है कि उनका वुल्फ किंग के अगेंस्ट सक्सेस रेट कितना है। वो तुरंत जवाब देती है कि ये 20% तक बढ़ गया है। शन हंसी करता है और अपने क्लोन्स को वापस बुलाता है, ऑलरेडी ये सोचता हुआ कि उस नंबर को और भी ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर वो अपने 7 स्टार एरो स्किल को इवॉल्व करता है और सिस्टम तुरंत दिखाता है कि इसने क्या पावर बूस्ट गेन किए हैं। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ स्किल ने एरो को काउंट 7 से बढ़ाकर 8 नहीं किया, बस एग्जिस्टिंग अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। वो दोनों क्लोन्स को समन करता है और अपने दूसरे क्लोन को भी इवॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसके रास्ते में आ जाता है। पता चलता है कि एवोल्यूशन अभी भी कूल डाउन पर है। सेन सोचता है कि शायद फैंटम क्लोन्स अपने बॉडी के स्टैट्स और स्किल कूल डाउन्स इनहेरिट करते हैं और क्योंकि उसने अभी अभी मेन बॉडी पर एवोल्यूशन यूज किया है, क्लोन का एवोल्यूशन भी होल्ड पर है।
थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि पहले अपने फैंटम अपग्रेड्स को पूरा फायदा उठाए और फिर एवोल्यूशन कूल डाउन की चिंता करे। ये अभी साइड में रखते हुए शन डिसाइड करता है कि आगे बढ़कर एक अलग प्लान बनाए ताकि उनके ऑड्स और भी इम्प्रूव हो सके। लिंगर उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। शन बस उसको फॉलो करने को कहता है। सीन ट्रांजिशन होती है एक नदी के पास जहां एक जायंट क्रोकोडाइल कुछ छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने शिकार को पकड़ना चाहता है, शन उस बदसूरत बीस्ट को सीधे उसके सर के थ्रू मार देता है। ये शिकार ना सिर्फ उसकी भूख को मिटाने वाला है बल्कि उसके स्टैट्स और कूल डाउन को भी रिस्टोर करेगा। वो फैंटम को बचर करने के लिए समन करता है और ठीक 1 घंटे बाद लिंगर एक ज़बरदस्त और लजीज मील इंजॉय करती है जो उसकी भूख को पूरी तरह से मिटाता है। ये छोटा ट्रीट उसकी शन के लिए अफेक्शन को भी बढ़ाता है। शन अपने इन्वेंटरी को चेक करता है जो अब एडवांस्ड कार्प मीट से भरी हुई है, जो उसके एमपी और दूसरे स्टैट्स को पैसिवली सपोर्ट करेगा। शन सोचता है कि फैंटम के साथ मिलाकर ये रिकवरी आइटम्स वुल्फ किंग को हराने के लिए काफी होंगे। वो लिंगर से पूछता है कि उनका करंट विनिंग रेट क्या है। वो थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है कि ये अराउंड 40% है। शन थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि ये वुल्फ किंग से लिपटने के लिए काफी है और डिसाइड करता है कि अब टाइम है आगे बढ़ने का। जब वो अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं, एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स उन्हें घूर रहे होते हैं और ये क्लियर है कि इन लोगों की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे ही हमारे डुओ वुल्फ के लेयर तक पहुंचते हैं, शन अपने क्लोन्स को समन करके कुछ ट्रैप सेट करने को कहता है और फिर वुल्फ किंग को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसे खुशी होती है ये देखकर कि फैंटम का ड्यूरेशन 60 सेकेंड्स है और डेथ ट्रैप्स का कूल डाउन 30 सेकेंड्स, मतलब हर फैंटम समन 2 ट्रैप्स लगा सकते हैं जो कि टोटल 4 ट्रैप्स हो जाते हैं। वो अपने उंगलियों से स्नैप करता है और बस ऐसे ही लेयर का पूरा एग्जिट एक लिटरल डेथ ट्रैप बन जाता है। शन सोचता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ओवरडूइंग कर रहा है, जबकि लिंगर को अजीब लगता है कि उनका विनिंग रेट अब तक चेंज नहीं हुआ। जब वो थोड़ा मीट खा रहा होता है, वो एक्सप्लेन करता है कि वुल्फ किंग फास्ट है, इसीलिए हमें इंश्योर करना होगा उसके पास भागने की कोई जगह ना हो। फिर भी लिंगर थोड़ी कंसर्न लगती है कि उनका सक्सेस रेट अब तक 50% तक नहीं पहुंचा। शन बस उसको ट्रस्ट करने को कहता है और एक पेड़ के पीछे छुपने के लिए ये वार्न करते हुए कि कुछ भी हो जाए बाहर ना आए। ये सब सेटल होने के बाद वो वुल्फ किंग को बाहर बुलाता है और उसके सामने फेस ऑफ करने की कोशिश करता है। शन को पूरा यकीन है कि जैसे ही वो बाहर आएगा वो सीधा उसके ट्रैप्स में फंस जाएगा। ऐसा लगता है कि वुल्फ किंग ने आखिरकार अपने शिकार की स्मेल ले ली है जो बाहर है, लेकिन एक माइंडलेस एनिमल की तरह शन पर अटैक करने के बजाय वो कुछ इंटेलिजेंस दिखाता है और वापस केव के अंदर रिट्रीट हो जाता है। डेंजर को महसूस करने के बाद शन हैरान होता है ये देखकर कि वो जानवर अपने फैसले में इतना रैशनैलिटी कैसे दिखाता है। इतने में लिंगर पेड़ के पीछे से देखती है जब शन वुल्फ किंग को बार बार बाहर आने के लिए बुला रहा होता है। उसी वक्त एक अनफेमिलियर हाथ उसके पास आके उसका मुंह ढक लेता है ताकि वो आवाज ना निकाल सके। ये वही आई पैच वाला बंदा है जो पहले भी था और लगता है उसका क्रू अब भी अपने काम से काम रखना नहीं जानता। अचानक शन को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ट्रैप ट्रिगर हो गया है। वो सरप्राइज होता है क्योंकि वुल्फ किंग ने तो एंट्रेंस ट्रैप को अब तक छुआ भी नहीं है। तभी उसको फाइनली समझ आता है कि वो एम्बुश में है। जब वो अपना सर घुमाता है तो पूरा थक्स का क्रू लिंगर को पकड़े हुए दिखाई देता है। लिंगर चिल्लाती है और कहती है कि उसे बख्शे। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं जब एक गून उसके पोनी टेल को पकड़कर उसे हवा में उठाता है। शन की आवाज केओस में गूंजती है जब वो उन्हें कहता है कि उसे छोड़ दे। लिंगर ये मौका जाया नहीं करती और अपने आप को टफ दिखाने के लिए उनसे पूछती है कि उनमें ये हिम्मत कैसे हुई कि एक माइनर को किडनैप करें। फिर वो अपने बड़े दावे करती है और याद दिलाती है कि उसका हस्बैंड उनकी पिटाई करेगा अगर उसने उसे छोड़ा नहीं। थक्स उसके धमकी पे हंस पड़ते हैं, सोचते हैं कि वो अपने आप को माइनर और वाइफ दोनों कैसे कह सकती है एक ही सांस में। वहीं शन को शर्मिंदगी महसूस होती है जब लिंगर उसे अपना हस्बैंड बुलाती है। उसकी बचकानी हरकतें शन को क्रिंज से भर देती है। वो और भी इरिटेट हो जाता है जब लिंगर रोना और चिल्लाना शुरू करती है और उसको अपने प्रीशियस वाइफ को बचाने के लिए भीख मांगती है। थक्स उसे छोड़ने से मना करते हैं और जब वो ये बोलती है तो क्रीपी गैंग मेंबर के चेहरे पर हंसी फैल जाती है। उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक छोटी लड़की के साथ है।
जैसे उन बेवकूफ एडवेंचरर्स, ये लोग भी अपनी अथॉरिटी को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा करते हैं कि ये एरिया में शिकार करना उनका हक है। शन को अच्छी तरह पता है अपने पहले एनकाउंटर से कि ये ग्रीन स्नेक गैंग का एरिया है। कैट कोट पहने हुए बंदा उससे कहता है कि अगर उसे पता है कि ये यहाँ का मालिक कौन है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके लेवल अप करने की। कैट कोट वाला बंदा उसे याद दिलाता है कि उनके भाइयों पर दिन के वक्त यहाँ अटैक हुआ था और वो ये जानना चाहता है क्या शन का उसमें कोई हाथ है। शन पूरी कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसका उनके भाइयों के डिफीट से कोई लेना देना नहीं है और सजेस्ट करता है कि अगर वो उस पर यकीन नहीं करते तो इंतजार करे, वो लोग रिवाइव होने के बाद सीधा उनसे पूछ सकते हैं। कैट कोट में बंदा शन के शेड पे स्कॉफ करता है और कहता है कि वो जानते हैं वो 4 या 5 लोगों का पार्टी को हराने के लिए बहुत बड़ा कावड़ है। फिर वो शन से पूछता है कि उसका यहाँ आने का असली मकसद क्या है। शन आराम से जवाब देता है कि वो बस इधर उधर घूम रहा है। उनमें से एक बंदा उसके ब्लफ को मानकर कहता है कि जरूर यहाँ कोई हिडन बॉस आसपास होगा। वो ये क्लियर कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि शन ने कैसे ये इन्फॉर्मेशन हासिल की, लेकिन इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स और रिवॉर्ड उनके हैं। शन ये भी सोचता है कि ये बेवकूफ कितने घमंडी हैं और वो श्योर है कि अगर वो इन्हें वुल्फ किंग से डील करने का चांस भी दे तो भी ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये घमंड भी एक डिस्गाइज में ब्लेसिंग है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इन लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो वो प्रपोज करता है कि अगर ये लिंगर को छोड़ दे तो हिडन बॉस उनका हो सकता है। कैट कोट वाला बंदा ये सुन के अपने आप को इंसल्ट महसूस करता है और यकीन नहीं कर पाता कि शन जैसा कोई उससे नेगोशिएट करने लायक भी सोचता है। वो तुरंत शन से पूछता है कि क्या उसे अब तक समझ नहीं आया कि वो किससे डील कर रहा है। फाइनली शन डिसाइड करता है कि वो कैट गाय से उसका नाम पूछे। उसका साइड किक बीच में बोल पड़ता है और उसको यांग चैंग थर्ड यंग मास्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि वो यांकिंग के सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रोसिज्म कंसोर्टियम का वारिस है और हेवनली लिस्ट में 27th रैंक पे है। लगता है कि हमारा बंदा इसके स्टेटस से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सिर्फ कॉमनर्स हैं। उसे याद आता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास 40% शेयर्स हैं और यहाँ तक कि यांग चंग का बाप भी प्रैक्टिकली शंग का गुलाम है। फाइनली शन जवाब में कहता है कि वो उनके बारे में काफी कुछ सुन चुका है, लेकिन अब तक उसे इंट्रोडक्शन का पॉइंट समझ नहीं आया। यांग चंग थोड़ा मुस्कुराता है और हमारे बंदे से कहता है कि अपने सारे वैल्यूएबल्स और पैसे दे दे पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि वो उसके लिए रुकावट बन रहा है। अब बस शन का सब्र टूट चुका था। वो फाइनली तय करता है कि अब इन सकर्स से सीधा मुकाबला करेगा बिना किसी हेजिटेशन के। वो उन्हें वार्न करता है कि उसने कभी इंटेंशन नहीं रखी कि सिचुएशन को आगे बढ़ाए, लेकिन वो अब उनके सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को और बर्दाश्त नहीं करेगा। शन अपने हाथ को एक्सटेंड करता है और अपने उंगलियों को स्नैप करने के लिए तैयार होता है ताकि अपने फैंटम्स को समन कर सके, लेकिन अचानक एक भारी रोर केव में गूंजती है जो सबको चौंकने पर मजबूर कर देती है। वो एनॉयड महसूस करता है कि ये मॉन्स्टर ने सब वक्त छोड़कर इस मूवमेंट को चुना अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। यांग चंग और उसकी पार्टी मेंबर्स मुस्कुराते हैं अपने ब्रावडो में कॉन्फिडेंट होते हुए, जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि केव में वाकई एक हिडन बॉस है। यांग चंग अपने क्रू को जोशीले आवाज में समझाता है कि ये उनके चमकने का वक्त है और ये साबित करने का भी कि ग्रीन स्नेक गैंग का मेंबर होना क्या होता है। वो अपने लोगों को लीड करने का वॉलंटियर बनता है, वादा करता है कि वो दुनिया को दिखाएगा कि वो कितने इनविंसिबल हैं। इस मोटिवेशनल बकवास से फ्यूल होकर गैंग अपने लीडर के पीछे चली जाती है। अपने एक्साइटमेंट में पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी है। वुल्फ किंग का सामना करने की एगरनेस में वो लिंगर को वापस शन के पास फेंक देते हैं, ये सोचकर कि उनका हिसाब बाद में चुकाएंगे। शन सोचता है कि ये लोग बिना कोई तैयारी के सीधा डेंजर में घुस रहे हैं और जब वो समझना नहीं चाहते तो उनके ट्रैप्स में गिरने का जिम्मेदार वो खुद नहीं बनेगा। जैसे ही वो टनल के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, ट्रैप्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। अब जब ट्रैप्स ट्रिगर हो चुके हैं तो वुल्फ किंग को भी लगता है कि बाहर निकलने का वक्त आ गया है। क्रू पूरी तरह से हैरान है इस मॉन्स्टरस क्रिएचर को अपने सामने देखकर। क्रू का एक मेंबर बॉस को ग्रिम खबर देता है कि ये क्रिएचर एक लेवल 20 मॉन्स्टर है। यांग अपने दांतों को कस लेता है गुस्से में और अपने हिडन वॉरियर टैलेंट बजर्कर जायंट को अनलीश करने का फैसला करता है जो उसने गेम में गेन किया था।
जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, उसका दुबला पतला बदन रैपिडली बल्क अप होने लगता है। मसल्स इतने मैसिव होते हैं कि उसके शर्ट को फाड़ देते हैं। उसका चेहरा और मसल्स रॉक लाइक हार्डनेस गेन कर लेते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है बर्जर्कर जायंट के स्टैट्स शो करते हुए। एक स्किल जो इतनी इम्प्रेसिव है कि शन का भी ध्यान खींच लेती है। छोटी लिंगर उससे पूछती है कि क्या वो वाकई इन लोगों को अपना ट्रेजर और मिशन छीनने देगा। शन बस ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि ये बेवकूफ स्ट्रगल करते रहें। इस बीच पूरे क्रू अपने थर्ड यंग मास्टर को देखकर हाइप्ड अप है, कॉन्फिडेंट कि वो सामने के डेंजर को संभाल लेगा, भले ही वुल्फ किंग कितना भी बड़ा हो। यांग चैंग को यकीन है कि उसका टैलेंट उसे इंसेन स्ट्रेंथ बूस्ट देता है और अपनी टीम के हीलिंग एबिलिटीज के साथ वो सोचता है कि बस वुल्फ किंग उसे एक ब्लो में ना गिराए तो सब ठीक है। लेकिन उसका सबसे बुरा ख्वाब तब सच होता है जब वुल्फ किंग बस एक क्लॉ स्विंग करता है और उसके हार्ड एंड बॉडी में सीधा एक छेद कर देता है। सबके मुंह खुल जाते हैं, यहाँ तक कि शन भी स्टर्न्ड है वुल्फ किंग का स्टील पिग क्लॉ एबिलिटी देखकर, जो इंस्टेंटली 800 डैमेज डील करता है इंसेन स्पीड के साथ। सिर्फ 0.7 सेकेंड अटैक जो पूरी तरह से डिफेंस इग्नोर करता है। खुशकिस्मती से यांग चैंग के पास अभी भी 80 हेल्थ बची होती है उस ब्रूटल हिट के बाद। वुल्फ किंग उसे ऐसे फेंक देता है जैसे कचड़े का टुकड़ा और वो जोर से जमीन पर गिरता है। अपने बॉस को हिट खा के गिरते देखकर बाकी सब अकलमंदी दिखाते हैं और अपनी जिंदगियां बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। यांग चैंग गुस्से से देख रहा है कि ये लोग जो कुछ वक्त पहले अपने आप को ऊपर समझ रहे थे, अब डर के मारे डरपोक बन गए हैं। उसने फैसला किया है कि अब वो खुद सब कुछ संभालेगा। इस बीच वुल्फ किंग एक भारी रोर निकाल के अपने मिनियंस को सिग्नल देता है कि वो भागने वालों का पीछा करें। यांग चैंग का साइड किक अपनी टीम को चिल्लाता है कि लेवल 2 वुल्फ से लड़ें और अपने लीडर को बचाएं, लेकिन दूसरे लोग अपनी जान खोना नहीं चाहते तो वो भागते रहते हैं। एक बंदा पीछे देखते हुए शन को देख लेता है, जो वापस भागने की जगह आगे बढ़ रहा है। हमारा बंदा वुल्फ किंग के इस क्लेवर टैक्टिक को एक्नॉलेज करता है, जो इनको बेट बनाकर ट्रैप्स ट्रिगर करवाता है, लेकिन वो क्लियर कर देता है कि अगला अपोनेंट इन जैसे बेवकूफ नहीं होगा। इस बीच हम देखते हैं कि यांग चैंग अब भी जिंदा है, लेकिन वो सोचता है कि कोई कितना डम हो सकता है जो वुल्फ किंग के पास आने का फैसला करे भागने के बजाय। उसे पता नहीं कि शन का दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो सोचता है कि बेस्ट है कि वो बस डेड होने का नाटक करे जब तक ये केओस खत्म ना हो जाए। जैसे ही किंग के मिनियंस हमारे बंदे की तरफ चार्ज करते हैं, वो आराम से अपना मास्क पहन लेता है, ये क्लियर करते हुए कि अगर वो वुल्फ्स हैं तो वो यहाँ शेर है। वो अपनी पावर्स अनलीश करता है और सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल है कि लो लेवल वुल्फ्स हवा में पीछे उड़ जाते हैं। वुल्फ किंग अपने मिनियंस को देखता है जो इधर उधर फट रहे हैं और वो फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, एक बराज ऑफ इलेक्ट्रिक एरोज उसकी तरफ सीटी बजाते हुए आते हैं। वुल्फ किंग लाइटनिंग स्पीड के साथ झुक के बच जाता है और ये देख के शन के दांत गुस्से में कस जाते हैं। इतनी स्पीड में वुल्फ किंग इतना तेज मूव कर रहा है कि शन की एक्यूरेसी उसके साथ मैच नहीं कर पा रही, जो बेसिकली ये मतलब रखता है कि अगर वो अपना एम कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पाएगा। वुल्फ किंग फिर से अपना स्टील बिग क्लॉ अनलीश करता है और लगता है कि शन के पास बेयरली वक्त बचा है रिएक्ट करने का। वो हिट खा लेता है जिस पर छोटी लिंगर कंसर्न्ड हो जाती है। खुशकिस्मती से शन ने अपना शील्ड वक्त पर एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन इस ब्लो से फिर भी उसके 500 एचपी चिप हो जाते हैं, शील्ड को पूरी तरह से ड्रेन करते हुए। फिर भी उसके पास अब भी काफी हेल्थ बची होती है। वुल्फ किंग अपने डिसिसिव स्ट्राइक्स के बाद स्निकर करता है, लेकिन शन भी एक स्मर्क के साथ रिस्पॉन्ड करता है। चाहे वो इंजर्ड है, लेकिन वो इस ओवरसाइज्ड वुल्फ को बताता है कि वो अभी उसके अटैक्स डॉज कर सकता है, तो बेटर है कि वो घमंडी ना हो।